आज हम बात करने वाले हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स, दैट मींस फ्लूइड चैप्टर। अगर आपको ये चैप्टर मुश्किल लगता हो तो कोशिश करेंगे कि इस क्रिस्प माइंड मैप को देखने के बाद ये चैप्टर आपको आसान लगे, सारे सवाल आपसे बन जाएं, सारे फॉर्मूलेज आपकी टिप्स पर हो। हेंस अगर किसी ऑब्जेक्ट को फ्लोट करना है तो इट शुड डिस्प्लेस दैट मच अमाउंट ऑफ लिक्विड जिसका वेट उसके एटलीस्ट खुद के वेट के बराबर, तभी फ्लोट कर पाएगा, नहीं तो सिंक कर जाएगा। तो मैंने ए लोकेशन पर कहा कि प्रेशर P है, वेलोसिटी V है, तो जो भी मॉलिक्यूल उस ए लोकेशन को क्रॉस करेगा उसका प्रेशर P और वेलोसिटी V होगा। दिस फ्लो इज कॉल्ड एज स्ट्रीमलाइन। अब आपको केवल आपका जो काम है वो ये है कि भाई पहले तो इस ज्ञान को शॉर्ट नोट्स बनाएं और अपनी सिलेक्शन डायरी को कंप्लीट करें और फिर PYQs को ट्राई करके इसको स्ट्रॉन्ग बनाएं। हेलो बच्चों, क्या हालचाल, कैसे हो तुम सब? उम्मीद कर रहा हूँ सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। तो मैं मनीष शर्मा फिर हाजिर हूँ आपके सामने माइंड मैप के अगले एपिसोड के साथ, और आज हम बात करने वाले हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स, दैट मींस फ्लूइड चैप्टर, जो काफी बड़ा चैप्टर माना जाता है, इनफैक्ट है भी। बहुत सारी चीजें इसमें पढ़ने को होती हैं और थोड़ा सा मुश्किल जोनर भी होता है, मुश्किल एरिया भी होता है। काफी बच्चों का ये वीक होता है, जबकि वैसे ही बहुत आसान है, सवाल बहुत सीधे बनते हैं। पर चूंकि ये चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है और ये चैप्टर 11th के लास्ट में आता है, ऐसा होने की वजह से इस चैप्टर के साथ थोड़ा जस्टिफिकेशन नहीं हो पाता है, जिस वजह से फ्लूइड्स थोड़ा सा रिलेटिवली टफ माना जाता है। एक एवरेज स्टूडेंट को थोड़ा सा टफ लगता है। तो भाई कोशिश करेंगे कि अगर आपको ये चैप्टर मुश्किल लगता हो तो कोशिश करेंगे कि इस क्रिस्प माइंड मैप को देखने के बाद ये चैप्टर आपको आसान लगे, सारे सवाल आपसे बन जाएं, सारे फॉर्मूलेज आपकी टिप्स पर हो, ऐसी कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू कर देते हैं। मैं मनीष शर्मा बहुत 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 स्वागत कर रहा हूं आप सबका आज के इस माइंड मैप में। और जैसा कि हर बार मैं कहता हूं, सबसे पहले तो सबका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत दिल से थैंक्स इन माइंड मैप के एपिसोड्स को इतना ज्यादा प्यार देने के लिए और इनका इस्तेमाल करने के लिए बहुत बहुत ज्यादा धन्यवाद। पूरे हिंदुस्तान, पूरे इंडिया के सभी स्टूडेंट्स जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे वो जेई की कर रहे हो, चाहे वो नीट की कर रहे हो, या इवन स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स के भी बहुत सारे मैसेजेस और मेल्स वगैरह हमें मिलते हैं, और सभी लोग बहुत ही ज्यादा थैंक्स कह रहे हैं इस सीरीज के लिए कि सर मजा ही आ गया, इससे बहुत जल्दी पूरा का पूरा जो बड़ा चैप्टर है ना, जब हम एक्चुअल क्लास में होते हैं तो इतना लेंदी हो जाता है, इतने सारे लेक्चर्स हो जाते हैं कि फिर कंप्रीहेंड नहीं हो पाता है कि शुरू कहाँ हुआ, खत्म क्या हुआ, क्या मेन चीजें हुई इसमें। तो हमारी कोशिश है कि हम कोशिश करें कि कम समय में आपको पूरा जो है इंफॉर्मेशन दे सकें, सारी इंपॉर्टेंट बातें कर सकें, सारे मेन फॉर्मूले डिलीवर कर सकें, सो दैट एटलीस्ट दिमाग में उसका एक मेंटल इमेज बन जाए। और आप, जैसा कि मैं हर बार बोलता हूं, सिलेक्शन डायरी जिसमें मेन मेन बातें, मेन कंसेप्ट लिखने हैं, सिलेक्शन डायरी कैसे इस टॉपिक की बनेगी वो भी हमें इस एपिसोड से समझ में आ जाएगा। तो मेन मेन बातें हम उसमें नोट कर लेंगे और फिर उन्हीं को बार बार रिवाइज करेंगे। फ्लूइड एक ऐसी जगह है जिसमें अगर फॉर्मूले भी किसी को आते होंगे तो भी वो 70 से 80% सवाल बना ले जाएगा। दैट मीन्स बहुत ज्यादा कंसेप्चुअल क्वेश्चंस इवन एडवांस में भी नहीं पूछे जाते हैं फ्लूइड्स में। फ्लूइड्स थोड़ा सा रिलेटिवली टफर एरिया माना जाता है, तो सवाल बड़े स्ट्रेट होते हैं, वो भी मुश्किल लगते हैं, वो भी डिफिकल्ट लगते हैं। रीजन बीइंग कि हमने एक बार भी उसको ठीक से नहीं देखा है और समझा है। तो चलो भाई, सभी स्टूडेंट्स का मैं स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं, और सभी स्टूडेंट्स को पुकारता हूं कि आ जाइए और इस बहुत क्रिस्प कंटेंट के साथ, अगर फ्लूइड आपकी समस्या है तो उसको दूर करिए, अगर नहीं भी समस्या है तो मेरे साथ रिवीजन कर लीजिए और फ्लूइड को एक बार और पक्का कर लीजिए। तो चलो बिल्कुल समय नहीं वेस्ट करेंगे, शुरू करेंगे हम इस सीरीज में एकदम खालिस कंटेंट डिलीवर कर रहे हैं। दैट मीन्स अभी मैं बोलना शुरू करूंगा और जब तक खत्म नहीं हो जाएगा तब तक लगातार बोलता रहूंगा। एक एक शब्द कंसेप्ट से भरा होगा, एक एक कंसेप्ट को मैं टच करूंगा। आपको केवल इतना करना है कि उसको अच्छे से सुन लेना है, समझ लेना है, प्रॉपर नोट्स बना लेने हैं। ये पीपीटी भी आपको मिल जाएगी। पीपीटी में बहुत सारा मसाला, बहुत सारी चीजें, बहुत सारे फॉर्मूलेज हैं जिनको मैं हाईलाइट करूंगा, टिक करूंगा। आप उनको लेक्चर के साथ भी नोट कर सकते हैं, लेक्चर के बाद भी नोट कर सकते हैं। ठीक है जी, तो चलिए शुरू करते हैं। लेट अस बिगिन द स्टोरी, लेट अस टॉक अबाउट मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स। ठीक, तो इस चैप्टर को 4 हिस्सों में बांटा जाता है। हम सब बहुत अच्छे से जानते हैं, फ्लूइड स्टैटिक्स, फ्लूइड डायनेमिक्स, देन सरफेस टेंशन, देन विस्कोसिटी, है ना भाई। तो मैंने भी इस चैप्टर को 4 हिस्सों में बांट दिया है, फ्लूइड स्टैटिक्स, और फ्लूइड स्टैटिक्स के बाद मैं सरफेस टेंशन लूंगा। जनरली फ्लूइड स्टैटिक्स के बाद लोग फ्लूइड डायनेमिक्स लेते हैं, पर चूंकि फ्लूइड स्टैटिक्स भी, सरफेस टेंशन भी स्टैटिक फ्लूइड का ही लेटेस्ट एक तरह की प्रॉपर्टी और पार्ट होता है। तो मैं फ्लूइड स्टैटिक्स के बाद सरफेस टेंशन, फिर फ्लूइड डायनेमिक्स, और फिर फ्लूइड विस्कोसिटी या विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड, इस ऑर्डर में मैं चलने वाला हूं। तो लेट अस बिगिन द स्टोरी। स्टैटिक्स से कहानी को शुरू करते हैं, फ्लूइड स्टैटिक्स से कहानी को शुरू करते हैं। तो पहले इन जनरल हम थोड़ी बातें फ्लूइड के बारे में करेंगे, फिर स्पेसिफिकली फ्लूइड स्टैटिक्स पर आ जाएंगे कि फ्लूइड स्टैटिक्स में मेन मेन बातें क्या हैं, मेन जो कंसेप्ट समझने के हैं फ्लूइड स्टैटिक्स में,
वो है कंसेप्ट ऑफ प्रेशर और कंसेप्ट ऑफ ब्यूएंसी। दो ही कंसेप्ट हैं जो फ्लूइड स्टैटिक्स में समझने के। ऐसे ही डायनेमिक्स में भी समझने के दो ही कंसेप्ट हैं, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी और बर्नौलीज थ्योरम। और बाकी सरफेस टेंशन और विस्कोसिटी तो तुम थोड़ा थोड़ा तुम्हें आइडिया होगा ही, है ना। तो चलो भाई कहानी को शुरू कर देते हैं। एक एक छोटी से छोटी बात पर मैं बोलूंगा, आपको सुन लेना है, आपके दिमाग में वो बात बैठ जाएगी, आपके दिमाग में बात बैठ जाएगी। फ्लूइड होता क्या है, यहीं से शुरू कर रहे हैं कि फ्लूइड चीज क्या है। ऑब्वियसली एनीथिंग दैट कैन फ्लो, जो भी चीज बह सकती है और उसकी अपनी कोई शेप नहीं है। जैसे सॉलिड को हम फ्लूइड नहीं कह सकते क्योंकि सॉलिड की अपनी एक शेप है। तो गैसेस और लिक्विड्स को हम फ्लूइड कहते हैं। गैसेस और लिक्विड्स को हम फ्लूइड कहते हैं। क्योंकि गैसेस की स्टडी हम केटीजी एंड थर्मोडायनेमिक्स में अलग से भी करते हैं, हेंस यहां फ्लूइड से बेसिकली मेरा मतलब लिक्विड ही होगा। गैसेस को एक्सक्लूड कर दे रहा हूं, दो वैसे तो फ्लूइड में गैसेस को भी इंक्लूड करते हैं, पर इस चैप्टर में फ्लूइड से मेरा मतलब बेसिकली लिक्विड से होगा। समझ में आ जाती है बात। फिर एक टर्म है जो बार बार आता है, केमिस्ट्री में भी आता है, रिलेटिव डेंसिटी या स्पेसिफिक ग्रेविटी। वैसे तो सबको इसकी डेफिनेशन आनी चाहिए, आती भी होगी। इन केस अगर आपको नहीं आती है तो रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है, इट इज बेसिकली अ रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड। डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड। तो डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड, जिसकी वैल्यू डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड की वैल्यू कितने लेते हैं हम, 1000 kg पर मीटर क्यूब या 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब लेकर चलते हैं। हेंस अगर किसी की रिलेटिव डेंसिटी 15 है तो इसका मतलब उसकी जो एक्चुअल डेंसिटी है वो है 15 इंटू 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब। उम्मीद है कि सबको समझ में आती है बात, बहुत आसान है, बहुत आसान है। अच्छा जी, फिर अब अगर हम फ्लूइड्स पर आ जाएं तो फ्लूइड की एक विशेष प्रॉपर्टी है कि फ्लूइड फोर्स लगाती है, प्रेशर एक्सर्ट करती है, फोर्स एक्सर्ट करती है। ये फोर्स बेसिकली कहां से पैदा हो रहा है, ये फोर्स पैदा हो रहा है जो मॉलिक्यूलर वाइब्रेशंस है, जो मॉलिक्यूल ऐसे ऐसे करके ऑसिलेट कर रहे हैं, वाइब्रेट कर रहे हैं, तो ये मॉलिक्यूल जाके जब दीवार से जो वॉल है, जो कंटेनर वॉल है जिसमें फ्लूइड रखा हुआ है, जब उससे टकराती है तो बार बार ऐसे टक्कर होती है और उस टक्कर से प्रेशर फोर्स और प्रेशर दोनों चीजें पैदा होती हैं। सही है। तो फ्लूइड रेजिस्ट फोर्स नॉर्मल टू इट सरफेस, सरफेस के नॉर्मल अगर कोई फोर्स है तो फ्लूइड जो है उसको जो नॉर्मल अगर सॉरी सरफेस के नॉर्मल अगर कोई फोर्स है, परपेंडिकुलर फोर्स है, तो फ्लूइड उसको रेजिस्ट करता है। पर अगर टेंजेंशियल डायरेक्शन में कोई फोर्स लगा है तो फ्लूइड उसको रेजिस्ट नहीं करता है। तो आइडियल फ्लूइड के लिए हम ऐसा कह सकते हैं कि टेंजेंशियल स्ट्रेस है ना, टेंजेंशियल डायरेक्शन में कोई स्ट्रेस नहीं होगा। टेंजेंशियल स्ट्रेस इज ऑलवेज जीरो फॉर अ फ्लूइड। दैट मीन्स क्या मतलब हुआ इसका, इसका ये मतलब हुआ कि टेंजेंशियल डायरेक्शन में फोर्सेस, किसी भी फ्लूइड सरफेस पर टेंजेंशियल डायरेक्शन में फोर्सेस जीरो होंगे। दैट मींस फ्लूइड पर फोर्स केवल नॉर्मल डायरेक्शन में ही लग सकता है। इनफैक्ट इस कंसेप्ट से फ्लूइड की जो आउटर सरफेस की ज्योमेट्री है वो भी डिसाइड होती है। तो जिसको हम प्रेशर बोलते हैं या जिसको हम थ्रस्ट फोर्स बोलते हैं या प्रेशर बोलते हैं, दैट इज बेसिकली फोर्स एक्सर्टेड परपेंडिकुलर टू द सरफेस पर यूनिट एरिया। तो जब मैं कहता हूं कि प्रेशर P इज फोर्स पर यूनिट एरिया, तो ये कौन सा फोर्स है, ये नॉर्मल फोर्स है। जब मैं प्रेशर की डेफिनेशन लिखता हूं कि प्रेशर इज फोर्स पर यूनिट एरिया, तो ये कौन सा फोर्स है, ये नॉर्मल फोर्स है। और प्रेशर को एरिया से मल्टीप्लाई करके जो फोर्स निकलता है वो भी नॉर्मल टू दी सरफेस ही होता है, उम्मीद कर रहा हूं कि ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी हमें। ठीक, अच्छा जी। अब अगर एक कंटेनर सिंपल रखा हुआ है, रेस्ट पर रखा हुआ है, मान लेते हैं कंटेनर है, इस कंटेनर में कोई लिक्विड है और एक कंटेनर रेस्ट पर ऐसे रखा हुआ है ना, तो सभी मॉलिक्यूल्स पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, नीचे की तरफ जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, उसकी वजह से जैसे जैसे हम नीचे जाते जाएंगे प्रेशर बढ़ता जाएगा। हम अच्छे से जानते हैं अगर हम एच डेप्थ चले जाएं तो जो इंक्रीज इन प्रेशर है वो क्या होता है, रो जी एच होता है। इसका फंडामेंटल कारण क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स। हेंस अगर हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर को पी नॉट ले लें और अब फ्री सरफेस, ये जो फ्री सरफेस है वहां से एच डेप्थ नीचे जाए, तो वहां जो प्रेशर होगा दैट इज गिवन बाय पी नॉट प्लस रोहो जी एच। क्या मेरी बात समझ पा रहे, दैट इज गिवन बाय पी नॉट प्लस रोहो जी एच, है ना भाई। तो दैट मीन्स एच हाइट के डिफरेंस से जो प्रेशर क्रिएट हो रहा है दैट इज रो जी एच। ये फंडामेंटली अगर समझना चाहे कैसे आ गया, तो बहुत छोटा सा इसका एक डेरिवेशन है जो कर सकते हैं। देखो जरा इस चित्र को देखो, अगर मैं इस लिक्विड के अंदर लिक्विड का ही एक सिलेंडर इमेजिन करूं,
लिक्विड के अंदर लिक्विड का ही एक सिलेंडर इमेजिन करूं, ऐसा लिक्विड के अंदर लिक्विड का ही एक सिलेंडर इमेजिन करूं, और इमेजिन करो कि इसकी ये वाली जो सरफेस है जिसका एरिया डी है, उसके ऊपर जो प्रेशर है वो है पी, और ये वाली जो सरफेस है उसके नीचे जो प्रेशर है वो है पी प्लस डीपी। हेंस अगर वो जो मैंने एक छोटा सा सिलेंडर इमेजिन किया है, अगर मैं उस सिलेंडर को देखूं तो उस सिलेंडर पर, उस सिलेंडर के ऊपर जो लिक्विड मॉलिक्यूल्स हैं वो फोर्स लगा रहे होंगे ऐसे, और उस सिलेंडर के नीचे जो लिक्विड मॉलिक्यूल्स हैं वो फोर्स लगा रहे होंगे ऐसे। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? बिल्कुल समझ पा रहे हैं, है ना? जो ऊपर मॉलिक्यूल है वो जो फोर्स लगा रहे होंगे वो होगा पी डी ए, और जो नीचे मॉलिक्यूल है वहां प्रेशर है पी प्लस डीपी, तो वो जो फोर्स लगा रहे होंगे वो होगा पी प्लस डीपी इंटू डी ए। करेक्ट है, सही है। ये तो हो गया जो सराउंडिंग लिक्विड फोर्स लगा रहा है। उसके अलावा ये जो सिलेंडर है मेरा, क्या इस सिलेंडर के जो मॉलिक्यूल्स हैं, ये जो सारे मॉलिक्यूल्स हैं, उनका जो ग्रेविटेशनल फोर्स है क्या वो भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा होगा? बिल्कुल, ऐसे डाउनवर्ड डायरेक्शन में ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा। क्या मेरी बात समझ रहे हैं? एम जी, है ना? ये ग्रेविटेशनल फोर्स कितना? एम जी। ये ग्रेविटेशनल फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा होगा। और अगर हम एक स्टैटिक फ्लूइड की बात कर रहे हैं, रुके हुए फ्लूइड की बात कर रहे हैं, फ्लूइड बह नहीं रहा है, तो ये सिलेंडर रेस्ट पर होगा, ये सिलेंडर रेस्ट पर होगा। हेंस डाउनवर्ड डायरेक्शन में इस फ्लूइड पर लगता हुआ डाउनवर्ड डायरेक्शन में ये जो फोर्स है डीएमजी कहना चाहिए इसको, डीएमजी। हेंस डीएमजी विल बी इक्वल टू कितना? डीपी इंटू डीए। डीएमजी विल बी इक्वल टू डीपी इंटू डीए। डीएम की वैल्यू रख देते हैं। डीएम क्या है? छोटे से सिलेंडर का मास। तो अगर डेंसिटी रो है तो वॉल्यूम हो जाएगा डीए इंटू एच। तो डीएम की वैल्यू रख देते हैं डेंसिटी रो, है ना? डेंसिटी रो इंटू क्रॉस सेक्शनल एरिया डीए इंटू एच, ये तो डीएम हो गया, इंटू जी इज इक्वल टू उधर में आ जाएगा डीपी इंटू डीए। डीपी इंटू डी, डीए डीए दोनों तरफ से सेटिस्फाई हो जाएगा, डीए डीए दोनों तरफ से सेटिस्फाई हो जाएगा। डीएच है ये, डीएच है, तो डीए डीए दोनों तरफ से सेटिस्फाई हो जाएगा। तो डीपी आपको क्या दिख जाएगा? डीपी दिख जाएगा रोहो इंटू जी इंटू डीएच। और अगर इसको इंटीग्रेट कर दोगे तो फिर रोह जी एच आ जाएगा, है ना? सही है। आप चाहें तो ऐसा भी कह सकते हैं कि डीपी बाई डी एच इज इक्वल टू रोह जी, डीपी बाई डी एच इज इक्वल टू रोह जी। क्योंकि नीचे जाने पर प्रेशर बढ़ रहा है और ऊपर जाने पर प्रेशर घटेगा, तो जनरली इसको माइनस के साइन से भी डिनोट कर सकते हैं। ये इसका छोटा सा डेरिवेशन। अच्छा जी, अब फ्लूइड प्रेशर के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है, कुछ मेन मेन बातें हैं जो हमें पता होनी चाहिए, जो ज्यादातर लोगों को पता है कि प्रेशर एट अ पॉइंट acts equally in all directions. Pressure obviously act normal at any surface. Free surface of liquid at rest remains horizontal. जानते हैं हम अच्छे से, कोई सरफेस, कोई अगर कंटेनर रेस्ट पर है तो उसकी फ्री सरफेस हॉरिजॉन्टल रहती है। प्रेशर एट एवरी पॉइंट इन द सेम हॉरिजॉन्टल लाइन इज सेम इनसाइड अ लिक्विड एट रेस्ट। अगर लिक्विड रेस्ट पर है तो सेम लेवल पर प्रेशर सेम होता है, सेम लेवल पर प्रेशर सेम होता है ना? और इसी वजह से अलग अलग शेप के अगर कंटेनर हो तो भी जो हाइट आएगी, है ना, लिक्विड की जो हाइट आएगी उन सभी कंटेनर में, वो सभी कंटेनर में हाइट जो है सेम रहेगी, तभी प्रेशर सेम आएगा। ठीक है जी, समझ में आ जाती है बात। फिर एक शब्द होता है गेज प्रेशर, गॉज प्रेशर भी कह लेते हैं, कभी गेज प्रेशर भी कह लेते हैं। तो गेज प्रेशर इज बेसिकली एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कितना ज्यादा किसी बॉडी के पास प्रेशर है, वो जो डिफरेंस है दैट इज कॉल्ड एज गेज प्रेशर। क्योंकि हर चीज हर समय एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर तो एक्सपोज है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर अच्छा खासा है, 10⁵ पास्कल के ऑर्डर का है। सही बात है। हेंस 10⁵ पास्कल का प्रेशर तो हर चीज पर हर समय लग रहा है, हर चीज पर हर समय लग रहा है ना? सही है। तो उसको वो तो नेचुरल प्रेशर है। अब उससे एडिशनल अगर कोई प्रेशर किसी बॉडी पर लगता है तभी हम अपनी दुनिया में कहेंगे कि उस बॉडी पर कोई प्रेशर है, राइट? और उसको गेज प्रेशर की तरह देखेंगे। तो एब्सोल्यूट प्रेशर या मतलब प्रेशर ऑफ द बॉडी माइनस एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम गेज प्रेशर बोलते हैं, को हम गेज प्रेशर बोलते हैं। हेंस जिनका जिन जिन जगहों पर या जिन लिक्विड्स पर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा है वहां पर गेज प्रेशर पॉजिटिव होगा, और जहां प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम है वहां गेज प्रेशर नेगेटिव होगा। तो क्या गेज प्रेशर पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है? जबकि प्रेशर हमेशा ही पॉजिटिव होता है। ऐसे घुमावदार लच्छेदार बातें करी जा सकती हैं जो हमें बहुत ही क्लैरिटी से समझ में आनी चाहिए। अच्छा जी, पास्कल भाई साहब ने भी यहाँ पर छोटा सा कंट्रीब्यूशन कर दिया, और क्या कह दिया हमसे कह दिया कि प्रेशर अप्लाइड इन अ कन्फाइंड फ्लूइड एट रेस्ट इज ट्रांसमिटेड इक्वली अनडिमिनिश्ड टू एवरी पार्ट ऑफ द फ्लूइड। वही है कि प्रेशर एट अ पॉइंट सभी डायरेक्शंस में लगता है, सेम बात है, सेम बात है। और इस पास्कल का इस्तेमाल करके, पास्कल के प्रिंसिपल का इस्तेमाल करके हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल चीज बना रखी है, हाइड्रोलिक लिफ्ट या हाइड्रोलिक
जैक, हाइड्रोलिक लिफ्ट या हाइड्रोलिक जैक, इस तरह का अगर मैं क्लोज्ड कंटेनर बना दूं और उसमें कोई ऑयल या कोई लिक्विड भर दूं, है ना, करेक्ट है, सही है भाई, और यहां पर छोटा क्रॉस सेक्शन और यहां बड़ा क्रॉस सेक्शन है, ऐसा अगर सेटिंग करूं और यहां पर एक फोर्स लगाऊं F1 और यहां फोर्स लगाऊं F2, तो सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पर, और हम बात कर रहे हैं स्टैटिक सिचुएशन की, तो सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पर दोनों जगह पर प्रेशर सेम होगा, सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पर दोनों जगह पे प्रेशर सेम होगा। हेंस हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा भाई साहब यहाँ F1 डिवाइडेड बाय स्मॉल a इज इक्वल टू F2 डिवाइडेड बाय कैपिटल A। मतलब जहां एरिया ज्यादा वहां फोर्स भी ज्यादा, और जहां एरिया कम वहां फोर्स भी कम। हेंस कम एरिया पर कम फोर्स लगाकर बड़े एरिया पर बड़े ऑब्जेक्ट के वेट को बैलेंस करके उसको उठाया जा सकता है ना। कार वगैरह को हाइड्रोलिक लिफ्ट की मदद से उठाया जाता है, सही बात है। तो कम एरिया पर कम फोर्स लगाया जाए तो बड़े एरिया पर अपने आप ऑटोमेटिकली बड़ा फोर्स प्रोड्यूस हो जाएगा। और ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इसके बड़े प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है, हाइड्रोलिक लिफ्ट इसको कहा जाता है, ठीक। अच्छा जी, फिर कुछ मेजरिंग डिवाइसेस हैं, केमिस्ट्री में भी पढ़ते हैं आप, फिजिक्स में भी पढ़ सकते हैं या पढ़ते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैनोमीटर। तो मैनोमीटर जो है वो प्रेशर को निकालने के लिए या प्रेशर को समझने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं ये रोह नॉट डेंसिटी का कोई गैस है, इसके अंदर कोई गैस है और उस गैस का प्रेशर है P जो हम निकालना चाहते हैं, उस गैस का प्रेशर है P जो हम निकालना चाहते हैं। तो हमने क्या किया, हमने इस गैस को इस प्रकार से एक यू ट्यूब से कनेक्ट कर दिया और इस यू ट्यूब के अंदर ऑब्वियसली मरकरी भरा हुआ है ना, इस यू ट्यूब के अंदर मरकरी भरा हुआ है। तो इनिशियली तो दोनों सेम लेवल पर था, पर जब हमने इस मैनोमीटर से कनेक्ट कर दिया, इस मैनोमीटर से कनेक्ट कर दिया, तो वो जो मरकरी है ऑब्वियसली वो मरकरी अब दोनों लिम्स में बराबर बराबर नहीं रह जाएगा। तो मान लेते हैं कि वो जो मरकरी है वो मरकरी अब कुछ ऐसा हो गया है। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? अब वो दोनों लिम्स में बराबर बराबर ऊंचाई का, बराबर बराबर हाइट का नहीं रह गया है। अब वो जो मरकरी है वो मरकरी कुछ इस तरह के ओरिएंटेशन ले ली है मरकरी, ऐसा कुछ सिचुएशन हो गई मरकरी की, सही बात है, करेक्ट है, ऐसा है, ठीक है जी। तो देखिए क्या कहानी बनेगी, क्या सिचुएशन होगी, क्या ये वाला और ये वाला ये दोनों भाई एक ही लेवल पर हैं, तो क्या हम इस कंसेप्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं कि एक लेवल पर एक ही प्रेशर होता है, एक लेवल पर एक ही प्रेशर होता है, बिल्कुल कर सकते हैं। हेंस अगर हम यहां से चलें P0 प्लस मरकरी की डेंसिटी रोह Hg GH, तो देखना जरा, देखना, तो P0 प्लस रोह Hg रोह GH, कहाँ आ गए हम, यहां आ गए बी पॉइंट पर। ये होगा प्रेशर एट पॉइंट बी, क्या होगा, प्रेशर एट पॉइंट बी, और जो प्रेशर एट पॉइंट बी होगा वही प्रेशर एट पॉइंट ए होगा, क्योंकि बी और ए तो सेम लोकेशन पर है, बी और ए तो सेम लोकेशन पर है, सही है। अच्छा, हमें अंदर का प्रेशर पी समझना है, राइट। तो क्या अभी हमें एच नॉट ऊपर जाना पड़ेगा, ध्यान से समझना, नीचे जाने पर अगर प्रेशर बढ़ता है तो ऊपर जाने पर प्रेशर घटेगा। या तुम ये समझ लो कि यहाँ प्रेशर पी है और यहां से एच नॉट नीचे आ जाओ तो तुम्हें पी ए मिल जाएगा, ऐसा भी समझ सकते हो। तो दूसरी क्वेश्चन में लिख रहा हूं प्रेशर P प्लस इसकी डेंसिटी है रोह नॉट, तो रोह नॉट इंटू जी इंटू ये वाली हाइट एच नॉट इज इक्वल टू पी ए। क्या मैं दोनों तरफ से पी ए को इक्वेट कर दूं, और अगर मैं दोनों तरफ से पी ए को इक्वेट कर दूं, दोनों तरफ से अगर मैं पी ए को इक्वेट कर दूं, तो क्या मुझे प्रेशर P निकाला जा सकता है। मैं दोनों तरफ से अगर पी ए को इक्वेट कर दूं तो क्या मैं प्रेशर P की वैल्यू को लिख सकता हूं, क्या मैं लिख सकता हूं कि प्रेशर P वुड बी इक्वल टू P0 प्लस रोह एच जी इंटू जी इंटू एच माइनस रोह नॉट इंटू जी इंटू, है ना। सीधे सीधे भी कर सकते थे, यहां से चले P0 प्लस नीचे आए तो रोह जी एच एड हो गया, यहां पहुंचे, फिर ऊपर गए तो माइनस माइनस रोह नॉट जी एच नॉट, यहां आ गए, ये प्रेशर, सही बात है। ये इस तरह की इक्वेशंस लिखनी आनी चाहिए भाई, नीचे जाने पर प्रेशर बढ़ रहा है और ऊपर आने पर प्रेशर घट रहा है, इस तरह की इक्वेशंस हमें लिखनी आनी चाहिए। और जिस भी लिक्विड में तुम चल रहे हो ऑब्वियसली उसकी डेंसिटी आएगी, तो P इज इक्वल टू रोह जी एच में रोह उस लिक्विड की डेंसिटी है जिसमें आप चल रहे हैं, सही है। तो दिस इज मैनोमीटर। सिमिलरली एक दूसरा डिवाइस है बैरोमीटर, हम अच्छे से जानते हैं कि क्या किया गया है, एक बड़ी सी ट्यूब ले ली गई है, टेस्ट ट्यूब, उसमें ऊपर तक मरकरी भर दिया गया है, फिर उसको उल्टा कर दिया गया है एक ऐसी ट्यूब में जिसमें पहले से ही मरकरी भरा हुआ था। अब क्या होगा, मरकरी नीचे खिसकेगा और ऊपर वैक्यूम बन जाएगा, ऊपर वैक्यूम बन जाएगा जहां पर प्रेशर होगा 0, ये दिख रहा है, और मरकरी कुछ हाइट तक इसमें रह जाएगा, सारा नहीं निकल जाएगा, है ना। तो अगर h हाइट तक मरकरी रह गया है इस ट्यूब के अंदर जो बाहर से विजिबल है,
जो बाहर से विजिबल है। तो इस ट्यूब में अगर H हाइट तक मरकरी रह गया है तो यहाँ तो प्रेशर 0 है। अब हम यहाँ आ जाएं और A पॉइंट पर प्रेशर अगर निकालें तो क्या A पॉइंट पर प्रेशर होगा 0 प्लस ρgh, और जो प्रेशर A पॉइंट पर होगा वही प्रेशर B पॉइंट पर होगा जो कि P नॉट है। तो क्या सीधे सीधे ही मुझे P नॉट की वैल्यू मिल रही है कि P नॉट इज इक्वल टू ρhg इंटू G इंटू H, है ना। और अब मैं अगर मरकरी की डेंसिटी और नॉर्मल जो हाइट होती है वो 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी होती है अगर रख दूं, तो फिर मुझे जो मेरा स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर है 10 टू द पावर 5 पास्कल के आसपास उसकी वैल्यू आती हुई दिखाई दे जाएगी। सही है, सिंपल, बहुत सिंपल डिवाइस, एकदम आसान डिवाइस है, जरा भी मुश्किल नहीं। सिमिलरली अगर हम मरकरी की जगह पानी भर देते, मरकरी क्यों भरा, क्योंकि मरकरी की डेंसिटी काफी ज्यादा है। अब अगर हम कोई लोअर डेंसिटी का लिक्विड भरेंगे, है ना, तो देखना जरा ध्यान से, भाई पी नॉट तो कांस्टेंट है। अब अगर तुम मरकरी की जगह कोई कम डेंसिटी का लिक्विड, जैसे मरकरी से आधी डेंसिटी का लिक्विड भरोगे, तो क्या दुगनी हाइट तक जाएगा, वो दुगनी हाइट तक जाएगा। हेंस अगर मैं मरकरी की जगह वाटर भर दूं, उसको वाटर बैरोमीटर कहेंगे। तो अगर मरकरी 76 सेंटीमीटर हाइट लेता था और अगर मरकरी की डेंसिटी 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है और अगर वाटर की डेंसिटी 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, तो वाटर की जो हाइट आएगी वो 76 इंटू 13.6 सेंटीमीटर आएगी। सही है। हेंस अगर मैं उसको कैलकुलेट कर लूं तो वो कुछ 10.3 मीटर के आसपास आएगा, विच इज ह्यूज। देयर इज नो पॉइंट इन मेकिंग अ वाटर बैरोमीटर। समझ रहे हो, 10.3 मीटर तो हाइट है, ट्यूब तो तुम्हें 11 मीटर करीब की बनानी पड़ेगी। अब 11 मीटर की ट्यूब पानी से पहले उसको भरना है ऐसे सीधे, फिर उलटना है, फिर ऐसे टैंक में खड़ा करना है, कैसे करेंगे ये सब काम, असंभव हो जाएगा। हेंस प्रैक्टिकली मीनिंगलेस है वाटर बैरोमीटर, केवल थ्योरेटिकली वो हमसे इस तरह की बातचीत कर सकता है। तो ये तो हुआ कंसेप्ट ऑफ प्रेशर की क्या कहानी है। ठीक, अब हम फ्लूइड स्टैटिक्स में घुस रहे हैं। फ्लूइड स्टैटिक्स का क्या मतलब है, तो फ्लूइड स्टैटिक्स का मतलब है कि फ्लूइड इज एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू कंटेनर। इस बात को अच्छे से समझ लेना, बहुत कम बच्चे इसको अच्छे से जानते हैं। फ्लूइड स्टैटिक्स का मतलब, स्टैटिक का मतलब तो रुका हुआ होता है, पर किसके रेस्पेक्ट में, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में नहीं, कंटेनर के रेस्पेक्ट। तो अगर कंटेनर के रेस्पेक्ट में फ्लूइड रुका हुआ है तो वो फ्लूइड स्टैटिक की सिचुएशन होती है, और अगर कंटेनर के रेस्पेक्ट में फ्लूइड चल रहा है तो वो फ्लूइड डायनेमिक की सिचुएशन होती है। पहली चीज समझ में आ जाना चाहिए। अब अगर किसी फ्लूइड में मैं इस तरह की कोई रेक्टेंगुलर प्लेट डुबो दूं, या मैं कंटेनर के साइड वॉल पर जो फोर्स लगेगा वो निकालने की कोशिश करूं, राइट। तो एक छोटा सा कंसेप्ट है सेंटर ऑफ प्रेशर का। तो हम एक काम कर सकते हैं कि भाई हम देख रहे हैं कि ये अगर मान लेते हैं फ्री सरफेस है, तो जैसे जैसे हम नीचे जाते जाएंगे प्रेशर बढ़ता जाएगा, तो अलग अलग जगह पर अलग अलग प्रेशर है। तो कायदे से हमें जो करना चाहिए वो ये करना चाहिए कि हम एक एलिमेंट इमेजिन करें, उस एलिमेंट पर पहले फोर्स निकालें और फिर इंटीग्रेट कर दें। ऐसा करने पर हमको एक रिजल्ट मिलता है। अब अगर हम उस रिजल्ट को थोड़ा सा डिकोड करना चाहें तो हम एक कंसेप्ट बना सकते हैं सेंटर ऑफ प्रेशर का। वो कंसेप्ट हमसे ये कहता है कि ये जो प्लेट है इसका जो ज्योमेट्रिक सेंटर है ना, इसका जो ज्योमेट्रिक सेंटर है, जो ऊपर से कितनी डेप्थ पर होगा, H1 प्लस H2 बाई 2। वहां पर प्रेशर क्या होगा, वहां पर प्रेशर हो जाएगा रो इंटू जी इंटू H1 प्लस H2 बाय 2। वहां तो ये प्रेशर होगा। अगर मैं थ्योरेटिकली हाइपोथेटिकली ये इमेजिन कर लूं कि यही प्रेशर पूरी प्लेट पर है, अगर मैं ऐसा इमेजिन कर लूं कि यही प्रेशर पूरी प्लेट पर है ना, हेंस प्लेट पर लगने वाला फोर्स कितना होगा, तो अगर यही प्रेशर पूरी प्लेट पर है और अगर प्लेट का एरिया ए है, तो क्या रो जी इंटू H1 प्लस H2 बाई 2 इंटू ए करके क्या मुझे फोर्स मिल जाएगा। हेंस आसानी से फोर्स को लिखने के लिए हम इस सेंटर ऑफ प्रेशर कंसेप्ट का इस्तेमाल कर लेते हैं। इट इज मोर मैथमेटिकल देन कंसेप्चुअल। सच्चाई तो ये है कि प्रेशर पूरे टाइम वेरी कर रहा है, पर चूंकि इक्वेशंस आसान है और लीनियर है, इस वजह से हम ऐसा कर पा रहे हैं। तो हम आसानी से फोर्स ऑन कंटेनर निकालने के लिए सेंटर ऑफ प्रेशर कंसेप्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। उस दीवार का जो सेंटर होगा वहां प्रेशर निकालकर पूरे वॉल के एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे, फोर्स आ जाए। समझ में आ जाती है बात। कभी कभी छोटे मोटे क्वेश्चन, छोटे क्वेश्चन इस पर बन जाते हैं। अच्छा, सवाल जो बनते हैं फ्लूइड में बड़े मजेदार होते हैं, मैंने आपसे पहले कहा बहुत आसान भी होते हैं, और काफी सवाल बिना पेन उठाए हो जाते हैं, यूं ही बस देखकर हो जाएंगे। जैसे सवाल को देखिए,
force on the bottom of the container can be related as what is the force on the bottom of the container। तो हम देख रहे हैं कि दो कंटेनर है जिनके एरिया तो सेम है ना, एरिया तो सेम है पर शेप अलग अलग है, पर जो हाइट है, जितने हाइट तक पानी भरा है वो सेम है ना। हेंस अगर मैं यहाँ प्रेशर लिखना चाहूं, अगर मैं यहाँ प्रेशर लिखना चाहूं और यहाँ प्रेशर लिखना चाहूं तो क्या प्रेशर दोनों जगह सेम आएगा, क्योंकि हाइट सेम, तो प्रेशर सेम आएगा बेस पर। किसकी वजह से? लिक्विड की वजह से। और बेस का एरिया भी दोनों में सेम है, तो भाई जब प्रेशर सेम है और एरिया सेम है तो जो करस्पॉन्डिंग फोर्स आएगा दैट मींस अंदर में जो लिक्विड है, अंदर में जो लिक्विड है ना, अंदर में जो लिक्विड है, कंटेनर के अंदर में जो लिक्विड है, वो इसके बेस पर जो फोर्स लगाएगी, वो बेस पर जो फोर्स लगाएगी वो ऐसे बाहर की तरफ फोर्स लगाएगी। और उन फोर्सेस में क्या रिलेशनशिप होगा? उन फोर्सेस में रिलेशनशिप होगा एफ ए बराबर एफ बी का। क्यों? क्योंकि प्रेशर सेम और नीचे का बेस एरिया भी सेम। सही बात है। अच्छा जी, ऐसा दूसरा डायग्राम देखिए। Which of the following is correct representation of variation of pressure on the surface of the container filled with water? तो वॉल, ये वॉल है, इस वॉल पर लगने वाले प्रेशर का वेरिएशन बताना है। ये डायग्राम कह रहा है कि प्रेशर सब जगह एक जैसा है। ये डायग्राम कह रहा है कि प्रेशर सबसे ज्यादा ऊपर है, फिर नीचे जाएंगे तो घटता जाएगा। ये डायग्राम कह रहा है कि यहाँ प्रेशर ये है, फिर बीच में घटा, फिर वापस, दैट मीन्स पहले डिक्रीज किया फिर इंक्रीज किया। ये डायग्राम कह रहा है कि प्रेशर लगातार डाउनवर्ड डायरेक्शन में बढ़ते जा रहा है, हाईएस्ट प्रेशर बॉटम पॉइंट्स पर होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि प्रेशर इज पी नॉट प्लस रो जी एच, पी नॉट प्लस रो जी एच। तो क्या जैसे 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 हमारी डेप्थ बढ़ती जाएगी क्या प्रेशर बढ़ते जाएगा? बिल्कुल प्रेशर बढ़ता। क्या आंसर हमारा डी आएगा? बिल्कुल डी आएगा। ठीक। अच्छा जी, तो ये तो कहानी थी जब कोई कंटेनर रेस्ट पर था। अब अगर हमारा कंटेनर एक्सिलरेटेड, एक्सिलरेटेड कंटेनर है, दैट मींस हमारा कंटेनर है, कंटेनर में, कंटेनर के अंदर लिक्विड है, ये कंटेनर है, ठीक है जी, कंटेनर के अंदर लिक्विड है, कंटेनर के अंदर लेट अस इमेजिन ऐसे लिक्विड भरा हुआ है, ऐसे लिक्विड भरा हुआ है कंटेनर के अंदर, और अब कंटेनर रेस्ट पर नहीं है ना, अब कंटेनर रेस्ट पर नहीं है, एक्सिलरेटेड है, एक्सिलरेटेड है। ठीक, तो बहुत ध्यान से समझना, आप किसी भी डायरेक्शन में इस कंटेनर को एक्सिलरेटेड मानो, चाहे आप ऊपर की तरफ मानो, चाहे आप नीचे की तरफ मानो, चाहे आप हॉरिजॉन्टल मानो, चाहे एंगल पर मानो, ये दो तीन केस तो हो सकते हैं, ये दो तीन केस हो सकते हैं, है ना। सबसे बुरा केस कौन सा होगा? सबसे बुरा केस होगा जब किसी एंगल पर होगा, तो उसी को ही ले लेते हैं। सबसे बुरा केस होगा जब ये कंटेनर ऐसे किसी आर्बिट्री डायरेक्शन में एक्सेलरेटेड होगा, यही होगा ना सबसे बुरा केस। ऑब्वियसली जिसके दो हिस्से कर सकते हैं अपन, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल। तो जैसे ही हम कंटेनर को चलाएंगे तब तो अंदर का लिक्विड थोड़ा सा उथल पुथल मचेगी, उसको छोड़ दीजिए, थोड़ी देर बाद देखिए। तो जब हम थोड़ी देर बाद देखेंगे तो क्या कंटेनर के अंदर जो लिक्विड है क्या वो एक तरह की इक्विलिब्रियम स्टेट में आ जाएगा, दैट मींस रिलेटिव टू कंटेनर मूवमेंट बंद हो जाएगा। हेंस क्या ये अभी भी फ्लूइड स्टैटिक की ही सिचुएशन, करेक्ट है। तो अगर एक्सेलरेटेड वेसल है और एक्सेलरेटेड वेसल के अंदर हम फ्लूइड को देख रहे हैं, तो वेसल के फ्रेम से फ्लूइड अभी भी रेस्ट पर है, hence it is still a situation of fluid statics, it is still a situation of fluid statics। अगर वर्टिकली एक्सेलरेटेड है तो हमने समझा था कि प्रेशर है रो जी एच, क्या जी की जगह जी इफेक्टिव का इस्तेमाल कर सकते हैं? क्या जी की जगह जी इफेक्टिव का इस्तेमाल कर सकते हैं? दैट मींस अगर कंटेनर ऊपर जा रहा है ए से, तो जी इफेक्टिव कितना हो जाएगा? जी प्लस ए से ऊपर जा रहा है कंटेनर तो ए नीचे की तरफ लग जाएगा। तो अगर अपवर्ड एक्सीलरेशन है, कंटेनर का अपवर्ड एक्सीलरेशन है, तो प्रेशर, तो जी इफेक्टिव क्या बन जाएगा? देखो जी प्लस ए, देख रहे हो जी इफेक्टिव क्या हो जाएगा? जी प्लस ए या जी प्लस ए नॉट। और अगर डाउनवर्ड एक्सीलरेशन है तो ऑब्वियसली जी माइनस ए नॉट, तो क्या हो जाएगा? जी माइनस ऑफ ए नॉट, जी माइनस ऑफ ए नॉट। क्या मेरी बात समझ में आई? ये इजी है, काफी मुश्किल नहीं है जी। अच्छा जी, अब अगर कंटेनर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेट होता है, लेट्स से अगर कंटेनर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेट होता है, ऐसा कुछ, ये बहुत कॉमन केस है, बहुत ज्यादा रिपीट होता है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है। तो ऐसे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ये कंटेनर किसी ए नॉट एक्सेलरेशन से जा रहा है। अब अंदर के लिक्विड को हमें देखना, सोचना, समझना है। तो एक बात बिल्कुल पक्की है कि अंदर का जो लिक्विड है वो अब परफेक्टली फ्लैट सरफेस नहीं रह जाएगा, टिल्ट हो जाएगा, एंगल पर आ जाएगा, है ना, ऐसे टिल्ट हो जाएगा और ऐसे एंगल पर आ जाएगा। जो फ्री सरफेस है, जो फ्री सरफेस है वो ऐसे एंगल पर आ जाएगी। समझ में आनी चाहिए बात, क्यों आ जाएगी एंगल पर वो भी समझाऊंगा मैं। फ्री सरफेस ऐसे एंगल पर आ जाएगी, तो पहला क्वेश्चन तो यही उठेगा कि वो फ्री सरफेस हॉरिजॉन्टल से कितने एंगल पर टिल्ट हो गई है। पहला सवाल तो यही उठेगा कि वो फ्री सरफेस हॉरिजॉन्टल से
कितने एंगल पर, ये एंगल कितना है ना भाई साहब, ये एंगल कितना है, ये थीटा एंगल, ये थीटा एंगल क्या है ये बता दीजिए, ये बता दीजिए कि थीटा एंगल क्या है। तो टेन थीटा की वैल्यू है ए नॉट बाई जी, टेन थीटा की जो वैल्यू है वो टेन थीटा की वैल्यू है ए नॉट बाई जी। कैसे आ गया, कैसे आ गया, तो मैं इसको समझने के लिए इस्तेमाल करूंगा इस बात का कि फ्री सरफेस पर जो मॉलिक्यूल होगा उस पर नेट फोर्स नॉर्मल डायरेक्शन में लगना चाहिए। आप फ्री सरफेस पर एक मॉलिक्यूल इमेजिन करिए, फ्री सरफेस पर, ये है फ्री सरफेस, इस फ्री सरफेस पर एक मॉलिक्यूल इमेजिन करिए। इस मॉलिक्यूल पर कौन कौन से फोर्सेस लग रहे होंगे, तो भाई इस मॉलिक्यूल पर एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा, नीचे की तरफ ऐसे लग रहा होगा ना, एक छोटा सा ग्रेविटेशनल फोर्स ऐसे लग रहा होगा, है ना, डाउनवर्ड डायरेक्शन में ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा ऐसे। और दूसरा, कंटेनर के फ्रेम से देखने की वजह से एक सूडो फोर्स लग रहा होगा बैकवर्ड डायरेक्शन में। एग्रीड, यस और नो, एक सूडो फोर्स लग रहा होगा बैकवर्ड डायरेक्शन में, क्योंकि आप कंटेनर के फ्रेम से देख रहे हो तो एक सूडो फोर्स ऐसे हॉरिजॉन्टली बैकवर्ड डायरेक्शन में एक सूडो फोर्स लग रहा होगा, ऐसे हॉरिजॉन्टली बैकवर्ड डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टली बैकवर्ड डायरेक्शन में एक सूडो फोर्स लग रहा होगा। इन दोनों फोर्सेस का जो रिजल्टेंट है वो इस पार्टिकल पर लगने वाला रिजल्टेंट फोर्स होगा, और वो रिजल्टेंट फोर्स आपकी जो फ्री सरफेस बनेगी उससे 90 डिग्रीज के एंगल पर आएगा, उससे 90 डिग्रीज के एंगल पर आएगा, समथिंग 90 डिग्रीज के एंगल। इस ज्योमेट्री का अगर मैं एनालिसिस करूं तो मैं प्रूफ कर सकता हूं कि टेन थीटा की वैल्यू ए नॉट बाई जी है। ये एक चीज है जो इसमें समझ। दूसरी चीज जो इसमें समझने की है वो ये है कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में, डाउनवर्ड डायरेक्शन में डेप्थ के साथ प्रेशर बढ़ेगा, ऑल बिकॉज ऑफ ग्रेविटी, और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी अगर हम पीछे की तरफ जाएंगे तो प्रेशर बढ़ेगा, ऑल बिकॉज ऑफ ए नॉट। दैट मींस अब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में प्रेशर कांस्टेंट नहीं होगा, ए और बी एक ही हॉरिजॉन्टल लेवल पर दो लोकेशन है ए और बी, ए का प्रेशर और बी का प्रेशर आपस में बराबर नहीं होगा। इनफैक्ट पीए माइनस पीबी, ए और बी का प्रेशर डिफरेंस पीए माइनस पीबी विल बी इक्वल टू, जैसे रो जी एच होता था ऐसे ही रो ए नॉट एल, पीए माइनस पीबी, पीए माइनस पीबी विल बी रो ए नॉट एल, पीए माइनस पीबी विल बी रो ए नॉट एल। तो अब दो दो डायरेक्शन में प्रेशर वेरिएशन होंगे, वर्टिकल डायरेक्शन में ग्रेविटी की वजह से, और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन ए नॉट की वजह। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं पीए की वैल्यू लिखना चाहूं और मान लेते हैं कि यहां पर फ्री सरफेस पर प्रेशर पी नॉट है, तो हम पहले एच नीचे आएंगे, इसको एच मान लेते हैं, इसको एच मान लेते, तो पहले हम एच नीचे आएंगे, तो देखना मेरे साथ चलना, पी नॉट प्लस रोहो जी एच, ये वर्टिकल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होने की वजह से ये पीबी बनेगा, एक्चुअली ये पीबी है, ये पीबी है, पी नॉट प्लस रोहो जी एच। और पीए जब लिखना होगा तो पीए होगा पी नॉट प्लस रोहो जी एच, और अब पीछे जाना पड़ेगा एल, तो प्लस रोहो ए नॉट एल, ये पीए होगा, ठीक है। तो टेन थीटा का एक्सप्रेशन और प्रेशर लिखने का तरीका, ये दो चीजें हमें समझ में आनी चाहिए, ठीक। और अब वो केस जो मैंने बिल्कुल शुरू में लिया था कि अगर हमारा एक्सेलरेशन ऐसा है कि वो किसी एंगल पर है, सच दैट हमारे एक्सेलरेशन के एक्स और ए वाई करके दो कंपोनेंट है ना, तो मेरे एक्सेलरेशन का एक कंपोनेंट एक्स में है ऐसे, और एक कंपोनेंट वाई में है ऐसे, है ना, तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये जो वाई वाला कंपोनेंट है ये जी इफेक्टिव में जी के साथ जुड़ जाएगा, हेंस टेन थीटा की वैल्यू अब कितनी हो जाएगी, अब टेन थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, अब टेन थीटा की वैल्यू आ जाएगी, टेन थीटा की वैल्यू आ जाएगी, पिछली बार क्या थी, पिछली बार टेन थीटा की वैल्यू क्या थी, ए बाई जी, तो आपकी बार टेन थीटा की वैल्यू आ जाएगी ए एक्स डिवाइडेड बाय जी प्लस ए वाई। दैट मीन्स पिछला केस और ये केस में कोई ज्यादा खास अंतर नहीं है, केवल जी की जगह जी इफेक्टिव लेना होगा, ठीक है भाई साहब। तो जितने भी लीनियर एक्सेलरेशन के केसेस थे वो सारे हमने देख लिए और समझ लिए। आइए एक दो सवाल जरा इस पर करें। तो सील्ड टैंक कंटेनिंग अ लिक्विड ऑफ डेंसिटी रो मूव्स इन हॉरिजॉन्टल, मूव्स विद हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन ए। क्या कह रहा है सवाल, एक सील्ड टैंक है, ये एक टैंक है जो सील्ड है ना, और इसमें लिक्विड भरा हुआ है ऐसे, ये एक सील्ड टैंक है और इस सील्ड टैंक में एक लिक्विड भरा हुआ है ना, पूरा भरा हुआ है लबालब, दैट मींस कहीं भी इधर उधर लिक्विड जा नहीं सकता है, ऐसा सील्ड टैंक है, और इसमें इस तरीके से लबालब लिक्विड भरा हुआ है, और ये ए एक्सेलरेशन से टैंक जा रहा है, ये टैंक ए एक्सेलरेशन से राइटवर्ड डायरेक्शन में ऐसे जा रहा है। अब सवाल क्या पूछता है, द डिफरेंस इन प्रेशर बिटवीन टू पॉइंट्स ए एंड बी, ए और बी का डिफरेंस बताना है।
ए और बी का डिफरेंस बताना है। तो हम अगर ए से चलें तो ए से एल पीछे चलेंगे तो देखो सी का प्रेशर, प्रेशर एट सी अभी सिखाया था वही काम करना है। प्रेशर एट सी विल बी इक्वल टू प्रेशर एट ए प्लस प्लस कितना, रोहो ए एल, रोहो ए एल, समझ रहे हो। और फिर सी से बी जाएंगे तो रो जी एच और जुड़ेगा, हेंस प्रेशर एट बी जब मैं लिखूंगा तो क्या वो होगा प्रेशर एट सी प्लस रो जी एच, बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा, सही बात है। हेंस सीधे सीधे अगर हम ए से बी जाते तो क्या पी ए प्लस रो ए एल प्लस रो जी एच बराबर पी बी बन जाता। देखो पी ए प्लस रोहो ए एल प्लस रोहो जी एच बराबर बन जाता। हेंस पीबी माइनस पीए की वैल्यू है रोहो ए एल प्लस रोहो जी एच। कौन हायर है, बी हायर प्रेशर। पीबी माइनस पीए की वैल्यू ये है, एंड ऑब्वियसली पीबी इज एट अ हायर प्रेशर देन, इज एट अ हायर प्रेशर देन, सही है। अच्छा जी, when at rest a liquid stands at the same level in the tube as shown in the figure but as indicated a height difference h occurs when the system is given an acceleration a towards the right then h is equal to, तो ये एक तरह का U-ट्यूब है और इस U-ट्यूब को हमने कोई a एक्सेलरेशन देके इधर भगा दिया ऐसे, और क्वेश्चन कह रहा है कि जब हमने a एक्सेलरेशन देके चला दिया तो अब दोनों तरफ लिक्विड एक जैसे लेवल में नहीं है, वो h ज्यादा हो गया है ना, यहाँ पर h ज्यादा हो गया है, ये यहाँ पर h ज्यादा लेवल दिख रहा है मुझे। तो आप मुझे बता दीजिए कि h की वैल्यू क्या होगी। तो मुझे बता दीजिए कि h की वैल्यू क्या होगी। मेरी बात ध्यान से सुनना, मेरी बात ध्यान से सुनना। अगर मैं यहाँ और यहाँ दो पॉइंट इमेजिन करूं, ये a और ये b, ये a और ये b, और मान लेते हैं कि यहाँ जो ये जो हाइट है वो है h1 और ये जो हाइट है वो है h2, तो क्या ये बाहर पी नॉट प्रेशर है और पी नॉट प्रेशर है बाहर, तो क्या पी ए की वैल्यू हो जाएगी पी नॉट प्लस रो जी एच वन, पीबी की वैल्यू हो जाएगी पी नॉट प्लस रो जी एच टू, इसको एच टू बोला, तो एच टू बोला है ना, और पी ए माइनस पीबी जब करेंगे तो रो जी एच वन माइनस एच टू आएगा जो कि एच होगा। तो देखो मैं सीधे लिख रहा हूँ पी ए माइनस पीबी इक्वल टू रो जी एच, सही बात है। ठीक, ये तो वर्टिकल वर्टिकल से खेला। अब हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल से खेलें तो क्या ये ए एक्सेलरेशन है, ये लेंथ एल है, तो क्या क्या पी ए माइनस पीबी की वैल्यू है रोहो ए एल, इसी पी ए माइनस पीबी की वैल्यू क्या है रोहो ए एल, है ना। रोहो कट जाएगा और हमें क्या मिलेगा जी एच बराबर ए एल, रोहो कट जाएगा और हमें क्या दिखाई देगा जी एच इज इक्वल टू ए एल, एच चाहिए था आपको तो वो हो जाएगा ए एल डिवाइडेड बाय जी। बहुत आसान, बहुत आसान, एकदम सिंपल, एकदम आसान। ठीक, ठीक, अगला एप्लीकेशन, अगली कहानी जो अगेन बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर मैं एक सिलिंड्रिकल वेसल ले लूं, उसमें एक लिक्विड भर दूं, सोचो पहले एक सिलिंड्रिकल वेसल, उसमें लिक्विड भरा हुआ, अब उस सिलिंड्रिकल वेसल को घुमा दें, जैसे स्पिन टब होता है ना, वॉशिंग मशीन जो होती है ना उसमें जो टब होता है वैसा एक सिलिंड्रिकल टब लिया, पानी भरा और उसे घुमा दिया, तो जब घूम जाएगा, या आप ऐसा भी सोच सकते हो कि एक बाल्टी में हमने पानी भरा और पानी को फिर ऐसे हाथ से गोल गोल घुमा दिया, तो कैसी शेप आ जाएगी, पानी घूमते हुए पानी की कैसी शेप आ जाएगी, है ना, वैसी ही शेप यहाँ पर आ जाएगी। ये जो शेप है ये पैराबोलिक होती है। अगर किसी ओमेगा से घुमाया जा रहा है, अगर किसी ओमेगा से घुमाया जा रहा है, जो शेप है ये पैराबोलिक नेचर की होती है, और ये जो ट्रेजेक्ट्री आ जाएगी, फ्री सरफेस की ट्रेजेक्ट्री आ जाएगी, इस फ्री सरफेस की ट्रेजेक्ट्री की इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन 2g। याद कर लो, ये जो फ्री सरफेस है भाई, इस फ्री सरफेस की ट्रेजेक्ट्री की इक्वेशन है y इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2g, y इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2g। पैराबोलिक ट्रेजेक्ट्री है, फ्री सरफेस की जो ट्रेजेक्ट्री है वो पैराबोलिक है। अगेन इसको निकालने के लिए केवल इतना करना है हमें कि हमको यहाँ पर सरफेस पर, फ्री सरफेस पर एक पॉइंट इमेजिन करना है। अगेन इस पॉइंट पर दो फोर्सेस लग रहे होंगे, एक सूडो फोर्स बाहर की तरफ यहाँ दिखाया, देखो इस पॉइंट को यहाँ दिखाया, पॉइंट को यहाँ देखा, और इसी पॉइंट के फ्रेम से अगर देखें तो एक सूडो फोर्स बाहर की तरफ डीएम एक्स ओमेगा स्क्वायर और एक ग्रेविटेशनल फोर्स डीएम जी, ये दो फोर्सेस इस पर लग रहे होंगे, और इन दो फोर्सेस की वजह से इनका जो रिजल्टेंट आएगा वो कुछ ऐसा आएगा जो इस फ्री सरफेस से 90 डिग्रीज पर होगा। और फिर मैं टेन थीटा, टेंजेंट टेन थीटा होता है, डीवाई बाई डी एक्स होता है, करके अगर दोनों को इक्वेट करके इंटीग्रेट कर दूं, ये लिखा ही हुआ है टेन थीटा बराबर डीवाई बाई डी एक्स बराबर ओमेगा स्क्वायर एक्स बाई जी, इंटीग्रेट कर दूं
तो मुझे अगले स्टेप में y बराबर ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 2g आता है। उतना इंपॉर्टेंट नहीं है इसका डेरिवेशन, पर ठीक है 2 ही लाइन का है, अगर कर भी लोगे तो अच्छा ही रहेगा, बुरा ही कुछ नहीं है। हाँ, इक्वेशन तुम्हें जरूर से याद होनी चाहिए, इक्वेशन जरूर से याद होनी चाहिए कि x के साथ y वेरिएशन क्या है। इसको ऐसे समझना कि अगर हम a पॉइंट को देखें, ध्यान से देखना भाई, ध्यान से देखना मेरी बात को, अगर हम इस डायरेक्शन को देखें, अगर इसको मान लेते हैं एक्स एक्सिस की तरह सोचें, ए पॉइंट को ओरिजिन की तरह सोचें, तो ए पॉइंट पर प्रेशर क्या होगा? ए पॉइंट तो खुला हुआ है, ये तो ऊपर टैंक खुला हुआ है, तो ए पॉइंट पर प्रेशर होगा पी नॉट, ए पर प्रेशर होगा पी नॉट। और अब अगर यहां से मैं एक्स दूरी पर यहां किसी पॉइंट पर प्रेशर निकालना चाहता हूं, मान लेते हैं ए डैश पॉइंट पर प्रेशर निकालना चाहता हूं, तो ए डैश पॉइंट एक्स दूरी आगे है, और एक्स दूरी आगे का मतलब है कि ये जो वाई हुआ वो ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 2g होगा। हेंस ए डैश पॉइंट पर जो प्रेशर है वहां से ऊपर से निकालने, तो क्या होगा? पी नॉट प्लस रो जी वाई, पी नॉट प्लस रो जी वाई, समझ रहे हो? तो इस पॉइंट पर जो प्रेशर है वो हो जाएगा पी नॉट प्लस रोहो इंटू जी इंटू वाई, और वाई है ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 2g, ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2g। और इस प्रकार से मैं ये भी दिखा सकता हूं कि प्रेशर का वेरिएशन भी पैराबोलिक है। मैंने पहले ये दिखाया कि ट्रेजेक्टरी पैराबोलिक है, अब दूसरी चीज क्या दिखाई कि प्रेशर का जो रेडियल डायरेक्शन में वेरिएशन है वो भी पैराबोलिक नेचर का है। प्रेशर का जो रेडियल डायरेक्शन में वेरिएशन है वो भी पैराबोलिक नेचर का है, वो भी पैराबोलिक नेचर का है। क्या मेरी बात समझ रहे हैं? ये हुई दूसरी बात। अब तीसरी बात को समझिए, अब तीसरी बात को समझिए। तीसरी बात यहाँ नीचे लिखी हुई है कि जब इस तरह की सिचुएशन आएगी और जब ये इस तरह से घूमेगा, तो वॉल्यूम ऑफ पैराबोलाइड ऑफ रिवोल्यूशन इज हाफ दैट ऑफ सर्कमस्क्राइबिंग सिलेंडर। मतलब क्या हुआ इस बात का? मतलब ये हुआ, ध्यान से सुनना, ये बहुत कम लोगों को पता है बात, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना भाई। मतलब ये हुआ कि अगर मैं एक लेवल ऐसे खींच दूं और एक लेवल ऐसे खींच दूं, तो बीच में जो सिलेंडर का हिस्सा आपको दिख रहा है उसका जो वॉल्यूम है, और इधर इधर पॉकेट्स में जो पानी दिख रहा है उसका जो वॉल्यूम है, तो पॉकेट्स में पैराबोलाइड के अंदर जो लिक्विड है वो टोटल वॉल्यूम का हाफ है, वो टोटल वॉल्यूम का हाफ होता है ना। इसको 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 सेक्शन की तरह देखें तो ये पूरा वॉल्यूम का हाफ ये ऑलरेडी पानी ने घेर रखा है, लिक्विड ने घेर रखा है। ये जो फ्री सरफेस अंदर दिख रही है वो आधा ही वॉल्यूम है। वही वो कह रहा है, वॉल्यूम ऑफ पैराबोलाइड ऑफ रिवोल्यूशन इज हाफ दैट ऑफ द सर्कमस्क्राइबिंग सर्किल, इज हाफ ऑफ दैट ऑफ द सर्कमस्क्राइबिंग सर्किल। ठीक है जी। इससे मैथमेटिकली थोड़ा सा वर्किंग करके हम ये निकाल सकते हैं, हम एक और एक्सप्रेशन निकाल सकते हैं जो कभी कभी यूज हो जाता है कि अगर ओरिजिनली जब नहीं घुमाया था, जब नहीं घुमाया था तब अगर लिक्विड की जो हाइट थी वो थी वाई नॉट, वो थी वाई नॉट, और अब घुमा दिया है, अब घुमा दिया है, तो अब घुमा देने पर अब जो जो वाई आएगा, जो फ्री सरफेस का वाई होगा, है ना, दैट इज गिवन बाय वाई इज इक्वल टू वाई नॉट प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4g। यहां पर वाई नॉट क्या है? यहां पर वाई नॉट है जब नहीं रोटेट कराया था उस समय का डेप्थ, बॉटम से उस समय का डेप्थ या उस समय की हाइट। ठीक, बहुत कम सवाल इस पर बनते हैं, नहीं पूछा जाता है ये एरिया, पर बस पता होना चाहिए, अदरवाइज पूछा नहीं जाता, इस पर सवाल नहीं बनते, घबराने की कोई बात नहीं, कोई सवाल नहीं बनते। ठीक, अच्छा जी। प्रेशर डिफरेंस इन अ रोटेटिंग फ्लूइड, अगर मैं इस तरह से एक ट्यूब में पानी भर लूं और उसको रोटेट करा दूं, है ना, एक ट्यूब है और उस ट्यूब के अंदर हम मान लेते हैं लिक्विड को भर लेते हैं और अब उसको रोटेट करा देते हैं, तो क्या अंदर में अलग अलग जगह पर अलग अलग प्रेशर होगा? बिल्कुल अलग अलग प्रेशर होगा। उसको समझने के लिए अगर x पर एक छोटा सा dx लेंथ का एलिमेंट इमेजिन करें, है ना, x पर dx लेंथ का एलिमेंट इमेजिन करें, तो यहाँ अगर प्रेशर p है तो यहाँ प्रेशर p प्लस dp इमेजिन करेंगे। इस जगह पर अगर प्रेशर p है तो यहाँ पर प्रेशर है p प्लस d, सच दैट इसका एफबीडी बनाएंगे तो एक नेट फोर्स dp इंटू ए टुवर्ड्स द सेंटर लग रहा होगा, जो इसको नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा। तो dp इंटू क्रॉस सेक्शनल एरिया ए विल बी प्रोवाइडिंग dm x ओमेगा विल बी इक्वल टू dm x ओमेगा स्क्वायर। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? इस dm की वैल्यू रख दें यहां पर, तो dm क्या होगा? तो dm हो जाएगा डेंसिटी रोहो
इंटू क्रॉस सेक्शनल एरिया ए इंटू इसकी थिकनेस डी। तो डीएम की वैल्यू रख दो। तो डीएम की वैल्यू रख देने के बाद अब आपको एक एक्सप्रेशन मिलेगा कि भाई डीपी इज इक्वल टू, ए कट जाएगा, डीपी इज इक्वल टू रो एक्स ओमेगा स्क्वायर, रो एक्स ओमेगा स्क्वायर, रो एक्स ओमेगा स्क्वायर डीएक्स। और अब अगर तुम इसको इंटीग्रेट कर दोगे तो तुम्हें प्रेशर के वेरिएशन समझ में आएंगे, और प्रेशर का वेरिएशन यहां भी पैराबोलिक नेचर का है, प्रेशर का वेरिएशन यहां भी पैराबोलिक नेचर का है। सही बात है, करेक्ट है। तो रोहो ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाय 2, रोहो ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाय 2, रोहो ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाय 2 इज द इंक्रीज इन प्रेशर। अगर हम रेडियल डायरेक्शन में x अंदर जाते हैं तो दैट इज द इंक्रीज इन प्रेशर, दैट इज द इंक्रीज इन प्रेशर, है ना। अगर हम रेडियल डायरेक्शन में x डिस्टेंस जाते हैं तो प्रेशर कितना बढ़ेगा, प्रेशर इतना बढ़ जाएगा, प्रेशर इतना बढ़ जाएगा। ठीक, अच्छा जी, ये हमसे कह रहा है कि सिलिंड्रिकल लिक्विड में प्रेशर r के साथ कैसे वेरी करेगा, जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले भी तुम्हें बता दिया था। ठीक है जी। फिर कुछ थोड़े से सवाल हैं, ये होमवर्क में छोड़ूंगा मैं, इनको आप अपने आप से करेंगे, बहुत आसान है। तो अभी फॉर्मूले देखे हैं सीधे सीधे उन पर एप्लीकेबल है, 2-3 सवाल है सीधे, जो फॉर्मूले देखे हैं सीधे लगेंगे, तो कुछ ज्यादा खास इनमें करने को नहीं है। ठीक, तो मैं आपको होमवर्क में छोड़ रहा हूं, उनको आराम से कर। ठीक, अब हम फ्लूइड स्टैटिक्स के बिल्कुल लास्ट में आ गए हैं, आखिरी कंसेप्ट की तरफ आ गए हैं स्टैटिक्स का, जो कि है फोर्स ऑफ ब्यूएंसी, अप थ्रस्ट भी जिसको बोलते हैं, जो कि है फोर्स ऑफ ब्यूएंसी। ठीक, तो क्या होता है जब कोई बॉडी को हम किसी लिक्विड में डुबो देते हैं तो लिक्विड के से जो लगने वाले प्रेशर फोर्सेस हैं, वो जो नेट प्रेशर फोर्स बॉडी पर लगता है उसको फोर्स ऑफ ब्यूएंसी बोलते हैं। बहुत सारे बच्चों को फोर्स ऑफ ब्यूएंसी क्या होता है यही नहीं पता होता है, और सवाल यही नब्ज पकड़ता है सवाल नब्ज पकड़ता है। अच्छा, पूरे फ्लूइड चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट फ्लूइड स्टैटिक्स ही है, इसीलिए सबसे ज्यादा समय हम फ्लूइड स्टैटिक्स पर लगा रहे हैं, क्योंकि छोटे मोटे टेढ़े मेढ़े अगर थोड़े बहुत भी क्वेश्चन बन सकते हैं तो वो स्टैटिक्स पर ही बनते हैं। एडवांस ने जो भी थोड़े बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछे हैं केवल स्टैटिक्स पर, उसके अलावा तो बाकी तो सब फॉर्मूला बेस्ड है, कुछ भी नहीं है उसमें, जो है केवल स्टैटिक्स। और उस स्टैटिक्स में भी दो ही कंसेप्ट अच्छे हैं, एक तो कंसेप्ट ऑफ प्रेशर और दूसरा कंसेप्ट ऑफ वेव। तो अभी अभी मैंने आपको क्या समझाया, मैंने आपको समझाया कि फोर्स ऑफ बेयंसी जिसको एफ बी कहा जाता है, फोर्स ऑफ बेयंसी जिसको एफ बी कहा जाता है, इट इज बेसिकली द नेट प्रेशर फोर्स, इट इज द नेट प्रेशर फोर्स, नेट प्रेशर फोर्स, है ना, इट इज बेसिकली द नेट प्रेशर फोर्स। जो कौन किस पर लगा रहा है, लिक्विड उस बॉडी पर लगा रहा है जिसको उस लिक्विड में डुबोया गया, और द ग्रेट आर्किमिडीज ने इसी फोर्स का मैथमेटिकल एनालिसिस करके हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला दिया कि फोर्स ऑफ बेयंसी इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ इमर्ज्ड पार्ट of the body into density of liquid into G, P rho G, volume of the immersed part into density of liquid into G. This is the force of buoyancy जो ऑब्जेक्ट पर लगती है सीधा। इस पर बड़े प्यारे प्यारे सवाल बनते हैं, बहुत ही अच्छे। तो वॉल्यूम ऑफ इमर्स्ड पार्ट इनटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू ग्रेविटी, ये है फोर्स ऑफ buoyancy। ठीक, इफ अ बॉडी इज पार्शली और wholly immersed in a fluid, it experiences force due to the fluid surrounding it. This phenomena of force exerted by a fluid on the body, by a fluid on the body is called buoyancy, and the force is called buoyant force या force of buoyancy, buoyant force या force of buoyancy। ठीक है जी। आर्किमिडीज प्रिंसिपल जो अभी पीछे मैंने बताया था, है ना, जो पीछे हमें बताया था, वो क्या कह रहा है हमसे, वो कह रहा है कि फोर्स ऑफ buoyancy इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द इमर्स्ड पार्ट, है ना, इनटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू ग्रेविटी। ध्यान से अगर देखोगे तो वॉल्यूम ऑफ द इमर्स्ड पार्ट का मतलब है कि इतना वॉल्यूम लिक्विड का उसने डिस्प्लेस कर दिया, हेंस ये डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम ऑफ लिक्विड की तरह भी देखा जा सकता है। तो डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम ऑफ लिक्विड इनटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड, ये हो जाएगा डिस्प्लेस्ड मास ऑफ द लिक्विड इनटू जी, ये हो जाएगा वेट ऑफ द डिस्प्लेस्ड लिक्विड, वेट ऑफ द डिस्प्लेस्ड लिक्विड। हेंस हम इसको दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसे भी कह सकते हैं कि इट इज बेसिकली द वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड, वेट ऑफ लिक्विड। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? दिस इज वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड। तो अब आर्किमिडीज प्रिंसिपल को इस भाषा में भी कह सकते हैं कि a body immersed in fluid experience an upward buoyant force equivalent to the weight of the fluid displaced by it। समझ में आ जाना चाहिए, एक ही चीज है,
अच्छा, ऐसा नहीं कि ये एक अलग फॉर्मूला आ गया, एक ही चीज है, वही v rho g को समझ लेंगे अगर, तो इट बिकम्स द वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड, वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड। ठीक, अब अगर कोई ऑब्जेक्ट फ्लोट करना चाहता है, किसी लिक्विड में फ्लोट कर रहा है या करना चाहता है या कर रहा है, जो भी परिस्थिति है तो मान लेते हैं कि ये कोई ऑब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट किसी लिक्विड में ऐसे फ्लोट कर रहा है भाई साहब, है ना, ये ऑब्जेक्ट ऐसे फ्लोट कर रहा है, तो ये फ्लोट केवल और केवल तब कर सकता है जब इसका जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये फोर्स ऑफ बेंसी से बैलेंस हो जाए, नहीं तो कैसे फ्लोट करेगा। सही बात है, करेक्ट है। हेंस अगर ये फ्लोट कर रहा है तो शर्तिया 100% पक्का है कि इसका जो ग्रेविटेशनल फोर्स है जो ऐसे डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा होगा, और फोर्स ऑफ बेंसी, फोर्स ऑफ ब्योएंसी, क्या ये जो सराउंडिंग लिक्विड है, क्या ये सराउंडिंग लिक्विड ऐसे 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 ये सारे फोर्सेस लिक्विड लगा रही होगी इस ऑब्जेक्ट पर, सही है। आर्किमिडीज भाई साहब ने इन सारे फोर्सेस का रिजल्टेंट बताया था हमें, वी रोह जी, बहुत खतरनाक। आर्किमिडीज भाई साहब ने इन सारे फोर्सेस का जो रिजल्टेंट बनेगा इस ऑब्जेक्ट पर, जो लिक्विड से ऑब्जेक्ट पर आएगा ऊपर की तरफ, ये है फोर्स ऑफ बेंसी, है ना, ये है फोर्स ऑफ बेंसी, और ये था ग्रेविटेशनल फोर्स, ये था ग्रेविटेशनल। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट फ्लोट कर रहा है तो वो तभी फ्लोट कर सकता है जब उस पर लगने वाला फोर्स ऑफ ब्योएंसी उसके ग्रेविटेशनल फोर्स को बैलेंस। सही बात है। एन ऑब्जेक्ट फ्लोट्स ऑन वाटर या किसी भी लिक्विड पर इफ इट कैन डिस्प्लेस वॉल्यूम ऑफ वाटर हुज वेट इज ग्रेटर देन दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट, और लिमिटिंग सिचुएशन में बराबर। सही बात है, करेक्ट है। फोर्स ऑफ बेंसी का दूसरा मीनिंग था वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस, तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि कोई ऑब्जेक्ट तभी फ्लोट कर पाएगा जब वो उतना लिक्विड डिस्प्लेस करे जिसका वजन उसके खुद के वजन के बराबर हो, जिसका वजन उसके खुद के वजन के बराबर, जिसका वजन उसके खुद के वजन के बराबर। हेंस अगर किसी ऑब्जेक्ट को फ्लोट करना है तो इट शुड डिस्प्लेस दैट मच अमाउंट ऑफ लिक्विड जिसका वेट उसके एटलीस्ट खुद के वेट के बराबर, तभी फ्लोट कर पाएगा, नहीं तो सिंक कर जाएगा, तभी फ्लोट कर पाएगा, नहीं तो सिंक कर जाएगा। सही है, क्या मेरी बात समझ रहे हैं। आपको निश्चित रूप से एक बात समझ में आनी चाहिए कि केवल वही ऑब्जेक्ट फ्लोट कर सकते हैं जिनकी डेंसिटी लिक्विड की डेंसिटी से कम है। अगर मैं सॉलिड ऑब्जेक्ट्स की बात करूं, खोखले ऑब्जेक्ट्स की नहीं, अगर हम सॉलिड ऑब्जेक्ट्स की बात करें, सॉलिड ऑब्जेक्ट्स, खोखले नहीं, सॉलिड ऑब्जेक्ट्स की अगर बात करें, तो अगर कोई सॉलिड ऑब्जेक्ट फ्लोट कर रहा है ना, जैसे लकड़ी का एक टुकड़ा, सॉलिड ऑब्जेक्ट है ना, प्लास्टिक एक मान लेते हैं, प्लास्टिक की बॉल नहीं, है ना, भरी हुई बॉल, कोई कॉर्क का पीस, ऐसा सोच। सॉलिड ऑब्जेक्ट जो अंदर में खोखला नहीं है वो अगर फ्लोट कर रहा है तो तभी कर पाएगा ऑब्वियसली जब फोर्स ऑफ बेंसी उसके ग्रेविटेशनल फोर्स को बैलेंस करे, है ना। तो देखना ध्यान से, तो चूंकि ये फ्लोट कर रहा है तो इसका कुछ हिस्सा डूबा हुआ है, पूरा तो नहीं डूबा हुआ है, तो मान लेते हैं कि टोटल जो वॉल्यूम है इस बॉडी का, टोटल जो वॉल्यूम है वो टोटल वॉल्यूम है v, ऑब्जेक्ट का टोटल वॉल्यूम है v, और जो इमर्स्ड वॉल्यूम है, जो अंदर में डूबा हुआ वॉल्यूम है, वो है v इमर्स्ड, वो है v इमर्स्ड। ठीक, तो देखना एक छोटा सा रिजल्ट निकालूंगा मैं, तो एफ बी बराबर एम जी, ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन को अगर हम खोल दें तो फोर्स ऑफ बेंसी हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ इमर्स्ड पार्ट मल्टीप्लाइड बाय डेंसिटी ऑफ लिक्विड मल्टीप्लाइड बाय ग्रेविटी इज इक्वल टू इसका वजन हो जाएगा इसका टोटल वॉल्यूम v इंटू इसकी अपनी डेंसिटी रो नॉट इंटू जी। देखो ध्यान से, क्या भाई साहब जी और जी दोनों तरफ से कट जाएगा, बिल्कुल जी और जी दोनों तरफ से कट जाएगा। हेंस क्या मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप लिख सकता हूं, वॉल्यूम ऑफ द इमर्स्ड पार्ट डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम का जो रेशो है, इमर्स्ड वॉल्यूम टू टोटल वॉल्यूम का जो रेशो है, दैट इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ लिक्विड, दैट इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ लिक्विड। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम आइस वाटर की बात करें तो वाटर की डेंसिटी है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, आइस की डेंसिटी है 0.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। हेंस अगर एक आइसबर्ग पानी पर तैरता है तो वॉल्यूम इमर्स्ड टू टोटल वॉल्यूम, वॉल्यूम इमर्स्ड टू टोटल वॉल्यूम का जो रेशियो है वो बनेगा 0.9 डिवाइडेड बाय 1, दैट मींस 9/10, दैट मींस 9/10 ऑफ टोटल वॉल्यूम वुड बी इमर्स्ड एंड 1/10 ऑफ टोटल वॉल्यूम बाहर दिख रहा हो। आइसबर्ग के लिए जो बाहर दिखेगा, ये जो बाहर दिखेगा
ये केवल 1/10 होगा, 9/10 नीचे डूबा हुआ। क्या मेरी बात समझ रहे हैं? आइसबर्ग है ना, बर्फ का टुकड़ा। सॉलिड आइसबर्ग की अगर बात करें, अगर ये एक बर्फ का टुकड़ा है, इस पर खूब सवाल बनते हैं। ये एक बर्फ का टुकड़ा है, क्या है ये? आइसबर्ग, आइसबर्ग ना। और ये अगर पानी में तैर रहा है भाई साहब, आइसबर्ग ये अगर पानी में तैर रहा है, तो आपको जो इसका हिस्सा दिखेगा बाहर, वो एक्चुअली केवल 1/10 होगा, है ना। बाकी 9/10 तो पानी के अंदर डूबा ही होगा, ऐसा। ऐसा कुछ हो, सही बात है, करेक्ट है। टाइटैनिक के डूबने का बहुत बड़ा कारण यही था। तो केवल 1/10 हिस्सा विजिबल होगा, ऊपर जो हिस्सा विजिबल होगा, ये जो हिस्सा होगा दैट इज 1/10। हेंस अपने को नीचे नहीं पता चलेगा वो कितना चौड़ा है, कहां तक जा रहा है। टकरा गया था जहाज इसी चक्करों में, है ना। अच्छा जी, तो समझ में आ जाती है बात। अब अगर कोई फ्लोटिंग बॉडी जैसे नाव या इस तरह की कोई चीज है ना, फ्लोट करनी है, तो उसको एक तरह की स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में होना होगा। उसके लिए जरूरी है कि हम दो शब्दों को समझें, एक है सेंटर ऑफ ब्यूएंसी और एक है मेटा सेंटर। सेंटर ऑफ ब्यूएंसी और मेटा सेंटर। सेंटर ऑफ ब्यूएंसी का क्या मतलब है? सेंटर ऑफ ब्यूएंसी वो पॉइंट है जहां पर ब्यूएंट फोर्स लगता है, एंड इट इज बेसिकली सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द डिस्प्लेस्ड लिक्विड। Center of buoyancy is center of gravity of the displaced liquid. Center of gravity of the displaced liquid. इसको ऐसे समझना कि मान लेते हैं कि ये कोई सिचुएशन है ना, और ये फ्लोट कर रहा है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट ऐसे फ्लोट कर रहा है, तो जो डिस्प्लेस्ड लिक्विड है, जो डिस्प्लेस्ड लिक्विड है, डिस्प्लेस्ड लिक्विड होगा ना भाई, उसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा वो सेंटर ऑफ बुओयेंसी, और वहां से बुओयेंट फोर्स लगेगा। और ऑब्वियसली ग्रेविटेशनल फोर्स कहां से लगेगा? जो इसका सेंटर ऑफ मास होगा। तो दो सिचुएशन हो सकती हैं, दो सिचुएशन हो सकती हैं, दो सिचुएशन हो सकती हैं कि इसका इसका सेंटर ऑफ मास मान लेते हैं यहाँ कहीं है ना, इसका सेंटर ऑफ मास जो है वो यहाँ कहीं है, और सेंटर ऑफ बुओयेंसी यहाँ कहीं। ऐसा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, ऐसा हो सकता है ना। अगर ऐसा हो गया तो सेंटर ऑफ बुओयेंसी पर बुओयेंट फोर्स ऐसे ऊपर की तरफ आएगा, और सेंटर ऑफ मास पर ग्रेविटेशनल फोर्स ऐसे नीचे की तरफ आएगा। ऐसे नीचे की तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स थोड़ा खिसका के दिखा, ऐसे नीचे की तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स आएगा, और वो ये हो जाएगा फोर्स ऑफ बेन, और वो हो जाएगा mg। ये सेंटर ऑफ मास, क्या सेंटर ऑफ मास हो गया, सेंटर ऑफ बेयंसी। या दूसरी सिचुएशन हो सकती है कि उल्टा हो जाए, है ना, ऐसा। अब ये क्या कहता है? ये कहता है कि लाइन, अब क्या होता है, ये तो है जब इक्विलिब्रियम में है। अब अगर हम इसको हल्का सा डिस्टर्ब कर देंगे, ऐसे हल्का सा डिस्टर्ब कर देंगे, ऐसे हल्का सा डिस्टर्ब कर देंगे, तो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द बुओयेंट फोर्स क्रॉसेस द एक्सिस एट अ पॉइंट कॉल्ड एज मेटा सेंटर। लाइन ऑफ एक्शन ऑफ बुओयेंट फोर्स एक्सिस को क्रॉस करेगा किसी पॉइंट पर, जिसको मेटा सेंटर बोलेंगे, है ना, करेक्ट है। इफ जी इज बिलो मेटा सेंटर, टॉर्क विल टेंड टू रिस्टोर द बॉडी इन इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन। हेंस जी जो है, सेंटर ऑफ मास जो है, वो मेटा सेंटर से नीचे होना चाहिए। कुल मिला के टोटल मुद्दा इतना है कि सेंटर ऑफ मास जितना नीचे से नीचे होगा उतना अच्छा है। ये सिचुएशन अच्छी सिचुएशन नहीं है, ये पलट जाएगी। सेंटर ऑफ मास जितना नीचे हो उतना अच्छा है। हेंस शिप वगैरह में, बोट वगैरह में सामान नीचे रखते हैं ताकि सेंटर ऑफ मास नीचे। बोट में अगर आप जाओ तो बोट वाला आपको खड़े नहीं होने देगा, कि आपके खड़े होने से अगर सेंटर ऑफ मास ऊपर उठ गया तो बोट पलट सकती है। क्या मेरी बात समझ रहे हैं? इस पर थ्योरेटिकल क्वेश्चन बन जाते हैं, बस इसलिए हमें आना चाहिए, इसलिए हमें ये आना चाहिए। ठीक, चलिए जी, छोटे मोटे सवाल, बहुत आसान सवाल इस पर है, जो कि आप करेंगे अपने आप, बहुत इजी, बहुत ज्यादा इजी। ठीक है, होमवर्क में। चलो जी ये भी बहुत आसान है, बहुत इजी है। दो तीन रिप्रेजेंटेटिव सवाल, दो तीन रिप्रेजेंटेटिव सवाल देखते चले। चलो जी, इसके साथ ही अब हम सेक्शन 1 से, दैट मींस फ्लूइड स्टैटिक्स से बाहर आ गए हैं, और अब हम बढ़ रहे हैं टुवर्ड्स सरफेस टेंशन, है ना। सरफेस टेंशन को हम देखेंगे। सरफेस टेंशन भी स्टैटिक फ्लूइड की ही प्रॉपर्टी होती है। तो जब फ्लूइड रुका हुआ होता है तो कुछ ऐसा हो जाता है कि जो उसकी अपर सरफेस है, वहां जो मॉलिक्यूल्स है वो एक तरह की मेम्ब्रेन जैसा कुछ बना लेते हैं, है ना, मेम्ब्रेन जैसा कुछ बना लेते हैं।
तो सरफेस टेंशन इज अ प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड एट रेस्ट बाय वर्च्यू ऑफ व्हिच अ लिक्विड सरफेस गेट्स कॉन्ट्रैक्टेड टू अ मिनिमम एरिया, है ना। टेंडेंसी हमेशा मिनिमाइज एरिया को मिनिमाइज करने की होगी, तो मिनिमम एरिया मेंटेन करने की टेंडेंसी होगी एंड बिहेव्स लाइक अ स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन। तो जो आउटरमोस्ट सरफेस है ना, वो स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन की तरह बिहेव करना शुरू कर देती है। ठीक, अच्छा जी। अब सरफेस टेंशन को मेजर कैसे किया जाए? तो सरफेस टेंशन इज बेसिकली फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो अगर हम एक इमेजिनरी सरफेस, जो आपकी सरफेस है उस पर एक इमेजिनरी लाइन सोचें, तो उस लाइन पर फोर्सेस होंगे जो उसको चीरना चाहेंगे, जो उसको काटना चाहेंगे, ऐसे वो फोर्सेस पर यूनिट लेंथ इज डिफाइंड एज सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन को एस का सिंबल दे रहा हूं, कुछ किताबें सरफेस टेंशन को टी का भी सिंबल देती हैं, कुछ किताबें सरफेस टेंशन को टी का भी सिंबल देती हैं, और मैं एस का सिंबल दे रहा हूं इसलिए क्योंकि टी टेंशन से कंफ्यूज हो सकते हैं फिर हम, तो बेहतर है कि हम सरफेस टेंशन को एस का ही सिंबल दें। तो पहली अंडरस्टैंडिंग सरफेस टेंशन की ये है कि भाई सरफेस टेंशन एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो बेसिकली फोर्स पर यूनिट लेंथ से डिफाइन हो रही है। एसआई यूनिट न्यूटन पर मीटर हो जाएगा इसका, और ये एरिया को मिनिमम करने की टेंडेंसी रखती है। कौन से एरिया को? आउटर सरफेस एरिया को। आउटर सरफेस एरिया को मिनिमम करने की टेंडेंसी रखती है, और इस वजह से आउटर सरफेस एरिया एक स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन की तरह बिहेव करता है, एक स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन की तरह बिहेव करता है। ठीक, बहुत सारे एप्लीकेशन है सरफेस टेंशन के, जैसे डिटर्जेंट हम डालते हैं कपड़े वगैरह धोने के लिए, है ना, तो उससे क्या हो जा रहा है, या जो वुंड वगैरह होते हैं, है ना, उस पर एंटीसेप्टिक जो होता है उसकी लो वैल्यू होती है सरफेस टेंशन, सो दैट वो दवाई पूरे घाव में अंदर भर सके। लुब्रिकेटिंग ऑयल और पेंट का सरफेस टेंशन लो रखा जाता है सो दैट वो ज्यादा आसानी से स्प्रेड करे। सरफेस टेंशन ज्यादा होगा तो स्प्रेडिंग कम होगी, जितना सरफेस टेंशन कम होगा उतनी स्प्रेडिंग ज्यादा होगी। तो थ्योरेटिकल बातें हैं, तो आप एक बार रीड कर लेंगे। अच्छा जी, टेम्परेचर का क्या इफेक्ट है सरफेस टेंशन पर? तो जनरली सरफेस टेंशन ऑफ अ लिक्विड डिक्रीजेस विद राइज इन टेम्परेचर, है ना। जनरली सरफेस टेंशन डिक्रीजेस विद द राइज इन टेम्परेचर एंड वाइस वर्सा, है ना। इसीलिए गर्म पानी, ज्यादा गंदे हो कपड़े तो गर्म पानी से धोए जाते हैं, क्यों? सरफेस टेंशन डिक्रीज हो जाएगी। और टेम्परेचर का सरफेस टेंशन के साथ एक फॉर्मूला है, T इज इक्वल टू T नॉट इनटू 1 माइनस ऑफ थीटा बाय थीटा सी, वेयर T नॉट इज द सरफेस टेंशन एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, थीटा इज एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड, थीटा सी इज द क्रिटिकल टेम्परेचर, n कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू लगभग 1.21 होती है। फर्ग्यूसन फॉर्मूला बोलते हैं इसको, पर इस पर जनरली सवाल नहीं पूछे, ठीक है, पर आप अपनी सिलेक्शन डायरी में लिख जरूर लीजिएगा, पर सवाल आते नहीं है इस पर। फर्ग्यूसन फॉर्मूला इसको बोलते हैं, जो टेम्परेचर के साथ वेरिएशन बताता है। ठीक, अब एक दूसरा कंसेप्ट है सरफेस एनर्जी का। तो जो मॉलिक्यूल सरफेस पर है उन मॉलिक्यूल्स के पास बाकी मॉलिक्यूल के कंपैरिजन में एक्स्ट्रा पोटेंशियल एनर्जी होती है, जिसको सरफेस एनर्जी बोलते हैं। एक्स्ट्रा एनर्जी होती है जिसको सरफेस एनर्जी बोलते हैं। द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सरफेस मॉलिक्यूल per unit area is the surface tension. Surface energy depends upon the number of surfaces, जैसे कितनी सरफेसेस हैं उसके ऊपर निर्भर करता है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। हेंस सरफेस टेंशन S को डिफाइन करने का एक और भी तरीका अब हमें मिल गया है। इट इज बेसिकली सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया। इट इज बेसिकली सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया। ये दूसरा तरीका है सरफेस टेंशन को डिफाइन करने का। दो तरीके हैं जिससे हम सरफेस टेंशन को डिफाइन कर सकते हैं। सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया, इसका भी हम बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। मान लेते हैं कि हम किसी का सरफेस एरिया बदल देते हैं, है ना, तो किसी का सरफेस एरिया बदल देते हैं तो सरफेस एनर्जी में कितना चेंज आएगा? चेंज इन सरफेस एनर्जी, है ना, या चेंज इन एनर्जी, कैसे भी उसको देख सकते हो। तो चेंज इन सरफेस एनर्जी वुड बी सरफेस टेंशन मल्टीप्लाइड बाय चेंज इन, इसका खूब इस्तेमाल करते हैं, इस पर खूब सवाल बनते हैं। ठीक, अच्छा जी, अब एक और बात को समझिए, एक और बात को समझिए। जब भी कोई फिल्म होगी, जैसे कि ये एक सोप फिल्म है या सोप बबल, सोप फिल्म या सोप बबल, उसकी हमेशा दो सरफेसेस होंगी। सोप बबल की भी दो सरफेस होती हैं, एक अंदर की सरफेस, तभी तो बबल बड़ा दिखता है पर अंदर में कुछ होता नहीं है उसके, है ना। तो सोप बबल की भी दो सरफेस होती हैं और सोप फिल्म की भी दो सरफेस होती हैं। तो हमको ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा हमेशा समझना कि कितनी सरफेसेस है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर ये आयरन का एक तरह का यू शेप का अरेंजमेंट है और यहाँ पर हमने कोई सोप सॉल्यूशन रखा हुआ है, और मान लेते हैं कि ये कोई वायर है और इस वायर को हम बाहर की तरफ फोर्स लगाकर चला रहे हैं, इस वायर को हम ऐसे बाहर की तरफ फोर्स लगाकर चला रहे हैं, है ना, सही है। तो ये एक्चुअली
अंदर जाना चाहेगा सरफेस टेंशन प्रॉपर्टी की वजह से, अंदर जाना चाहेगा सरफेस टेंशन की वजह से, इस पर ये जो बाहर वाली सरफेस है इसकी वजह से फोर्स आएगा एस इंटू एल, है ना, या टी इंटू एल, और ऐसे पीछे जो सरफेस है उसकी वजह से भी फोर्स आएगा एस इंटू एल। हेंस हमें जो एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा वो कम से कम टू टू एस एल, टू टाइम्स ऑफ सरफेस टेंशन इंटू लेंथ एल लगाना पड़ेगा। ये टू कहां से आ गया? ये टू इस वजह से आ गया कि एक सरफेस ये है और एक सरफेस इसके पीछे, एक सरफेस इसके पीछे। सही है। एक सवाल देखिए, आईटी का सवाल है। मान लेते हैं कि सवाल कहता है कि इस तरह से एक निडल जैसी कोई चीज है जो सरफेस पर मैंने रख दी है, उससे क्या हुआ, सरफेस दब गई है, सरफेस दब गई। अब सरफेस के दब जाने से, सरफेस के दब जाने से ये हो रहा है कि सरफेस टेंशन फोर्सेस ऐसे और ऐसे इस निडल पर या इस वायर पर लग रहे हैं, है ना, और इन दोनों फोर्सेस के अलावा बाकी जो फोर्स इस वायर पर लग रहा है वो है ग्रेविटेशनल, ग्रेविटेशन। सही है। तो सरफेस टेंशन फोर्सेस का जो वर्टिकल कंपोनेंट आएगा वो हमारे ग्रेविटेशनल फोर्स को बैलेंस कर लेगा, वो हमारे ग्रेविटेशनल फोर्स को बैलेंस कर लेगा। तो अगर हम एक काम करें, हम हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एक्सेस यहाँ पर ऐसे दिखा दें और बना लें, ऐसे दिखा दें और ऐसे बना दें मान लेते हैं, और लेट अस इमेजिन इस एंगल को मैं थीटा बोल दूं, तो क्या हम समझ रहे हैं, क्या हम समझ रहे हैं, टू टाइम्स ऑफ सरफेस टेंशन एस इंटू एल इंटू साइन थीटा, है ना, ये वाला फोर्स एस इंटू एल, निडल की लेंथ एल है ना, तो टू टाइम्स ऑफ एस इंटू एल इंटू साइन थीटा वुड बी इक्वल टू एम जी। ये फंडामेंटल इक्वेशन, ठीक है। फिर टेन साइन थीटा को टेन थीटा लिख के ये सवाल जो कह रहा है वो आप कर पाएंगे। बेसिक इक्वेशन जो बनेगी वो ये बनेगी, सवाल को करिएगा। सिमिलरली ये भी तुम्हें ही करना है। तो यहाँ पर एक फिल्म बनी हुई है और हम इसको बाहर की तरफ खींच रहे हैं F4 से, है ना भाई। तो हमें बता देना कि किसी समय पर अगर मैं फोर्स लगा रहा हूँ 16 मिली न्यूटन का, तो आप मुझे बता दीजिए कि ये वायर P से कितनी दूरी पर है, ये वायर P से कितनी दूरी पर, सही है। तो बेसिकली क्या करना है, बेसिकली ये करना है कि उस समय ये वाली जो लेंथ है, यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है, यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है, ये लेंथ अगर L है ना, ये लेंथ अगर L है, तो बेसिकली जो फोर्स होगा दैट वुड बी इक्वल टू टू टाइम्स ऑफ सरफेस टेंशन S इंटू एल। फोर्स हमें दे रखा है, सरफेस टेंशन की वैल्यू भी हमें दे रखी होगी, कहीं ये दे रखी 0.1 न्यूटन मीटर। क्या हमें L मिल जाएगा, हमें L मिल जाए। अगर हमें L मिल गया तो क्या P से डिस्टेंस हम ज्योमेट्री की मदद से निकाल सकते हैं। अगर हमें L मिल गया तो क्या P से डिस्टेंस हम ज्योमेट्री की मदद से निकाल सकते हैं। ये बात है भाई, ऐसा है ना। आंसर इसका ये नहीं आएगा ऑब्वियसली, ऑप्शन ये तो मल्टीपल चॉइस है, तो आंसर इसका आएगा, आंसर आएगा इसका 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर, ये और भी दोनों ही आएंगे, ठीक है जी। तो 2 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर, तो आंसर आएगा यहाँ तक है। अच्छा जी, फाइंड द रेडियस ऑफ द ड्रॉप दैट इज फाउंड ड्यू टू कॉम्बिनेशन ऑफ 8 ड्रॉप ऑफ रेडियस कैपिटल आर, फाइंड द एनर्जी रिलीज्ड। ठीक, ये भी बहुत कॉमन कैटेगरी है सवालों की, बहुत कॉमन है। तो 8 ड्रॉप है आर रेडियस के, तो टोटल वॉल्यूम कितना हो गया 8 इंटू 4/3 पाई आर का क्यूब, और ये मिलकर एक ड्रॉप बने तो 4/3 पाई आर डैश का क्यूब। पहली क्वेश्चन तो ये आई, तो आप समझ गए कि जो नई ड्रॉप, बड़ी ड्रॉप बनी है, जो बड़ी ड्रॉप बनी है, उस बड़ी ड्रॉप का जो रेडियस है आर डैश, दैट इज कितना 2 टाइम्स ऑफ पुरानी ड्रॉप का रेडियस आर। अब उसने क्या पूछा, फाइंड द एनर्जी रिलीज्ड। भैया एनर्जी क्यों रिलीज हुई होगी, एनर्जी क्यों रिलीज हुई होगी, पहले सरफेस एरिया कितना था, पहले सरफेस एरिया था 8 इंटू 4 पाई r²। अब सरफेस एरिया कितना है 4 पाई 2r का स्क्वायर, 4 पाई 2r का स्क्वायर। तो क्या सरफेस एरिया कम हो गया, सरफेस एरिया कम हो गया, इतने से कम हो गया, तो क्या दिस मल्टीप्लाइड बाय सरफेस टेंशन शुड बी इक्वल टू एनर्जी रिलीज्ड। एनर्जी, मेरी बात समझ रहे हैं, तो सिंपलीफाई कर लीजिए, समझ गए, समझ गए भाई। सेम क्वेश्चन, 27 मर्करी ड्रॉप कोलासेस टू फॉर्म 1 मर्करी ड्रॉप, एनर्जी चेंजेस बाय अ फैक्टर ऑफ, कर लेंगे, कर लेंगे। Surface tension of a soap solution is this, work done in blowing to form a soap bubble of surface area 80 centimeters, soap bubble of surface area 80 सेंटीमीटर स्क्वायर, 80 सेंटीमीटर स्क्वायर पर दो एरिया होंगे,
है ना। हेंस सरफेस टेंशन मल्टीप्लाइड बाय 80 सेंटीमीटर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 2, तब हमें वर्ग या जो भी पूछा है वो निकल कर आएगा। ठीक, समझ में आ जाती है बात ऐसे। चलो जी, अब और आगे बढ़ जाते हैं। एक्सेस प्रेशर इनसाइड अ लिक्विड ड्रॉप एंड अ बबल। ठीक, तो अगर पहले हम बबल की बात करें, तो जो बबल है ना, सोप बबल, वो बबल कुछ इस तरह का हम सोच सकते हैं, डबल लेयर्ड होता है, ऐसा कुछ बबल को इमेजिन कर सकते हैं। ये है बबल, ये है बबल ऐसा। क्या मेरी बात समझ रहे हो, है ना भाई, ये बबल है, ये बबल है, ठीक, ऐसा ये बबल है। तो ये जो येलो कलर से दिखा दिया मैंने, ये तो है सोप सॉल्यूशन। क्या आप क्लियरली देख रहे हैं कि इसकी दो सरफेसेस हैं, एक इनर सरफेस है, एक आउटर सरफेस। एक इनर सरफेस है, एक आउटर सरफेस है। ठीक, ठीक है जी। अच्छा जी, हम अगर इस तरह की कोई सरफेस, इस तरह की कोई सरफेस होती है, इस तरह की कोई सरफेस होती है ना, और अगर यहाँ प्रेशर P1 है और यहाँ अगर प्रेशर P2 है, राइट, तो ऑब्वियसली P1 की वैल्यू P2 से ज्यादा है, तभी इस तरह से बल्ज आउट कर गई है, तभी बल्ज आउट कर गई है। और P1 माइनस P2 की वैल्यू, P1 माइनस P2 की वैल्यू 2T/R या 2S/R होती है, 2S/R होती है। इसको अलग से डिराइव किया जाता है, अभी हम इसको यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो चूंकि यहां पर दो सरफेसेस हैं, हेंस बाहर में प्रेशर अगर P0 है और अंदर में अगर प्रेशर P है, तो एक सरफेस ये और एक सरफेस ये, तो ये 2S/R दो बार आएगा। हेंस प्रेशर P इज इक्वल टू P0 प्लस 4S/R, 4S/R, वेयर R इज द एवरेज रेडियस ऑफ द 4S/R क्यों आया, क्योंकि दो सरफेसेस हैं, इस वजह से। अब अगर हम ड्रॉप की बात करें, तो बबल और ड्रॉप में एक अंतर है। ड्रॉप जो है वो सिंगल लेयर्ड है ना। ड्रॉप जो है, जैसे फॉर एग्जांपल वाटर ड्रॉप की अगर बात हो रही है हवा में, वाटर ड्रॉप इन एयर, तो वाटर ड्रॉप इन एयर की बात हो रही है, तो ऐसी है वाटर ड्रॉप, एक ही सरफेस है, एक ही सरफेस है, एक ही सरफेस है, समझ में आना चाहिए, एक ही सरफेस है। तो अगर अंदर में प्रेशर है P और बाहर में एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑब्वियसली है P0, है ना, और इस ड्रॉप का जो रेडियस है, इस ड्रॉप का जो रेडियस है वो रेडियस है R, तो क्या लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे हम, लिखेंगे P माइनस पी नॉट, P माइनस पी नॉट इज इक्वल टू, P माइनस पी नॉट इज इक्वल टू 2S डिवाइडेड बाय R, माइनस पी इक्वल टू 2S डिवाइड, समझ में आ जानी चाहिए बात। ठीक है जी। अच्छा जी, एयर बबल इन अ लिक्विड, अभी क्या था, ड्रॉप था एयर में, वाटर ड्रॉप इन एयर, अब एयर बबल इन लिक्विड, एयर बबल इन लिक्विड, लिक्विड में एयर बबल, तो लिक्विड में एयर बबल भी सिंगल लेयर्ड ही होगा, लिक्विड में एयर बबल भी सिंगल लेयर्ड ही होगा। सोचो ध्यान से तो समझ में आ जाएगा। तो मान लेते हैं ये कोई एयर बबल है किसी लिक्विड के अंदर, ये कोई एयर बबल है किसी लिक्विड के अंदर, इसके चारों तरफ लिक्विड है ना, तो इसके चारों तरफ लिक्विड है, सही बात है। तो इसकी कितनी लेयर होंगी, इसकी कितनी लेयर्स होंगी, इस बबल के पास कितनी लेयर्स होंगी बताओ, इसके पास एक ही लेयर होगी बेचारे के पास, क्योंकि इसके बाहर लिक्विड है और अंदर में एयर है, बाहर लिक्विड है अंदर में एयर है, कितनी लेयर्स होंगी, एक ही लेयर होगी, समझ रहे हो मेरी बात। हेंस ये बबल जहां है वहां अगर बाहर में प्रेशर, यहाँ बाहर में प्रेशर P डैश है और बबल के अंदर प्रेशर P, सॉरी इस एयर बबल के अंदर प्रेशर P है, तो फिर हम लिख पाएंगे P माइनस पी डैश, P माइनस पी डैश इज इक्वल टू 2S, क्योंकि सिंगल लेयर्ड, सिंगल लेयर। ठीक, तो सब तरह के केसेस मैंने तुम्हें करा दिए हैं, सब तरह की चीजें के केसेस करा दिए हैं। ठीक, अच्छा जी, अब अगर मैं जो सरफेसेस हैं अगर उनको देखूं, तो अगर कोई प्लेन सरफेस है ऐसी, और इस प्लेन सरफेस के ऊपर प्रेशर P1 है और नीचे प्रेशर P2 है, तो आई होप एवरीवन अंडरस्टैंड कि P1 एंड P2 आपस में बराबर है, P1 एंड P2 आपस में बराबर है। ऐसी अगर कोई सरफेस है ना, ऐसी अगर कोई सरफेस है जिसको एक कॉनकेव सरफेस कह रहा है, और यहाँ प्रेशर P1 है और यहाँ प्रेशर अगर P2 है, तो कहाँ प्रेशर ज्यादा है, कहाँ प्रेशर ज्यादा है, P1 प्रेशर ज्यादा है, ऑब्वियसली P1 इज ग्रेटर देन P2, P1 माइनस P2 2S/R हो जाएगा। और भाई अगर इस तरह की ज्योमेट्री कोई लेता है, कॉन्वेक्स ज्योमेट्री, ऐसी ज्योमेट्री लेता है, यहाँ प्रेशर P1 है, यहाँ प्रेशर P2 है, तो कहाँ ज्यादा है, P2 पर प्रेशर ज्यादा है, तो क्या P2 इज ग्रेटर देन P1, P2 इज ग्रेटर देन P1 आएगा, और क्या P2 माइनस P1 की वैल्यू 2S/R या 2T/R लिखी जाएगी, 2S/R या 2T/R लिखी जाएगी, राइट, सही है, ऐसा है। तो बेसिकली ये है कि ज्योमेट्री जो है उससे प्रेशर की कहानी,
प्रेशर का डिसीजन हो जाता है। तो अब हम धीरे धीरे कैपिलैरिटी की तरफ बढ़ रहे हैं, राइज ऑफ वाटर इन कैपिलरी की तरफ बढ़ रहे हैं। उसके लॉजिक को समझने की कोशिश करें कि ऐसा होता क्यों है, और फंडामेंटल जो होने का कारण है वो है फोर्स ऑफ कोहेजन एंड फोर्स ऑफ एडेशन। फोर्स ऑफ कोहेजन एंड फोर्स ऑफ एडेशन। फोर्स ऑफ कोहेजन इज अट्रैक्शन बिटवीन द सेम मॉलिक्यूल्स, उसको फोर्स ऑफ कोहेजन कहते हैं, है ना, उसको फोर्स ऑफ कोहेजन बोलते हैं। फोर्स ऑफ एडिशन इज द अट्रैक्शन बिटवीन डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल, है ना। हम पेन से अपनी कॉपी पे लिख पा रहे हैं तो दैट इज एक्चुअली बिकॉज ऑफ फोर्स ऑफ एडिशन बिटवीन द इंक एंड द पेपर। अगर फोर्स ऑफ एडिशन ना हो तो हम लिख ही नहीं पाएंगे, समझ रहे हो। तो डिफरेंट तरह के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स होता है उसको फोर्स ऑफ एडिशन बोलते हैं। इसीलिए एडेसिव, चिपकने वाली चीज को एडेसिव बोलते हैं, चिपकने वाली चीज को एडेसिव बोलते हैं। अब एक कैपिलरी ट्यूब की अगर बात की जाए, जो बहुत ही कम रेडियस की एक ट्यूब है, उसको किसी लिक्विड सरफेस में डिप कर दिया जाए, उसको किसी लिक्विड सरफेस में डिप कर दिया जाए, तो लिक्विड उसके अंदर एक मिनिस्कस बनाएगा। मिनिस्कस मतलब एक शेप लेगा। वो शेप कैसी है, वो शेप कैसी है उसके ऊपर डिसाइड होगा, उस पर आधारित होगा कि वो लिक्विड ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा, राइज करेगा कि फॉल करेगा, है ना, राइज करेगा कि फॉल करेगा, वो उसकी शेप पर डिसाइड होगा, वो उसकी शेप से निर्धारित होगा। अब शेप फोर्स ऑफ कोहेजन और फोर्स ऑफ एडिशन पर डिपेंडेंट होगी, बिल्कुल सही बात है, पर सीधे सीधे फोर्सेस की स्टडी करना बहुत डिफिकल्ट है। तो हमने बीच में एक इंटरमीडिएट कंसेप्ट एंगल ऑफ कांटेक्ट इंट्रोड्यूस कर दिया, हमने बीच में एक इंटरमीडिएट कंसेप्ट एंगल ऑफ कांटेक्ट इंट्रोड्यूस कर दिया, जिससे ये स्टडी रिलेटिवली आसान हो जाए। तो वो लिक्विड्स जिनके लिए फोर्स ऑफ एडिशन इज ग्रेटर देन फोर्स ऑफ कोहेजन, जिनके लिए फोर्स ऑफ एडिशन इज ग्रेटर देन फोर्स ऑफ कोहेजन की अगर बात की जाए, तो क्या होगा, वो लिक्विड मॉलिक्यूल स्टिक कर जाएंगे कंटेनर की दीवार के साथ, और इसी फिनोमेना को वेटेबिलिटी कहते हैं। ऐसे स्टिक कर जाएंगे कंटेनर की वॉल के साथ, ऐसे। जैसे फॉर एग्जांपल स्टील के ग्लास में अगर पानी पिए तो पानी के ड्रॉप्स चिपके रह जाते हैं ग्लास के साथ। क्यों क्यों ऐसा क्यों? इसको और प्रॉपरली स्टडी करने के लिए हमने एंगल ऑफ कांटेक्ट को डिफाइन किया कुछ ऐसे कि अगर हम एक काम करें जहां पर ये सरफेस और कंटेनर मिल रहे हैं, वहां एक टेंजेंट तो खींचे कंटेनर पर ऐसा, और एक टेंजेंट खींचे इस ज्योमेट्री पर, और इन दोनों के बीच, इन दोनों टेंजेंट के बीच जो एंगल बनेगा, उस एंगल को मेजर कर लें राजा बेटा बनकर, इस एंगल को मेजर कर लें। ये एंगल अगर एक्यूट एंगल है, ये अगर एंगल एक्यूट एंगल है तो डेफिनेटली एडिशन फोर्सेस कोहेजन फोर्सेस से ज्यादा है, और अगर ये ऑब्ट्यूस एंगल है तो फिर कोहेजन फोर्सेस एडिशन फोर्सेस से ज्यादा है। सही है। तो थीटा एक्यूट है कि ऑब्ट्यूस है, उसके ऊपर सब कुछ निर्भर करेगा। थीटा है एंगल ऑफ कांटेक्ट, थीटा है एंगल ऑफ कांटेक्ट। डेफिनेटली एक्यूट एंगल जिन लिक्विड्स के लिए बनेगा वो राइज करेंगे, और ऑब्ट्यूस एंगल जिन लिक्विड्स के लिए बनेगा वो फॉल करेंगे। ऑब्ट्यूस एंगल जिनके लिए बनेगा वो फॉल करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल लिक्विड विच वेट दी वॉल वेटेबिलिटी हैव मिनिस्कस कॉनकेव अपवर्ड, ऊपर की तरफ, जो अभी दिखाया था, है ना, कॉनकेव अपवर्ड ऊपर की तरफ। कॉनकेव अपवर्ड का क्या मतलब है? ऐसी मिनिस्कस, ऐसी मिनिस्कस। And their values of angle of contact is less than 90 degree. Their value of angle of contact is acute, less than 90 degree. Liquids which doesn't wet the walls of the container have meniscus convex upward. जैसे for example mercury, and their value of angle of contact is greater than 90 degree. जैसे for example angle of contact of mercury with glass is about 140 degree, whereas angle of contact of water with glass is about 8 degree. पर अगर प्योर वाटर की बात करें तो 0 डिग्री भी ले सकते हैं, 0 डिग्री भी ले सकते हैं। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? करेक्ट है। तो यहीं से पैदा होता है कंसेप्ट ऑफ राइजिंग ऑफ वाटर एंड फॉल ऑफ वाटर, या राइज ऑफ लिक्विड और फॉल ऑफ लिक्विड। जैसे कि इस चित्र में देखो, दो कैपिलरी ट्यूब्स दिखाई हैं, एक में पानी है, दूसरे में मरकरी है। पानी चढ़ गया है ऊपर, और पानी जो ऊपर चढ़ गया है उसका फंडामेंटल जो रीजन है वो मिनिस्कस है, मिनिस्कस की ज्योमेट्री है। और मरकरी नीचे दब गया है, उसका जो फंडामेंटल रीजन है वो मिनिस्कस की ज्योमेट्री है और एंगल ऑफ कांटेक्ट है। ध्यान से देखें और समझें। एंगल ऑफ कांटेक्ट एंगल ऑफ कांटेक्ट इन दोनों एग्जांपल्स में ध्यान से देखें और समझें। एंगल ऑफ कांटेक्ट की डेफिनेशन को देखें और देखें कि एंगल ऑफ कांटेक्ट कैसे ऑब्ट्यूस और एक्यूट इन दोनों केसेस में है, उधर ऑब्ट्यूस है, इधर है। Glass tube, a very fine bore throughout the length of the tube, is called a capillary tube, and the phenomenon of rise or fall of liquid in a capillary tube is called as capillarity. It's called as capillarity.
ठीक है, बहुत सारे यूजेस हैं कैपिलरिटी के, या कह लीजिए एग्जांपल्स हैं कैपिलरिटी के लिए। हम दिया जलाते हैं तो वो जो रुई होती है उसमें रेशे होते हैं, कैपिलरीज है, कैपिलरीज है। क्या समझ रहे हो? ऐसा पौधों जो फ्रूट्स होते हैं या जो पेड़ पौधे होते हैं वो कैसे लिक्विड को रूट से लेके लीव्स तक पहुंचाते हैं, कैपिलरी एक्शन। तो रेशा जिसको हम कहते हैं वो बेसिकली कैपिलरीज है, वो बेसिकली कैपिलरीज है ना। ऑयल इन अ लैंप राइजेस इन द विक बाय कैपिलरी एक्शन, टिप ऑफ अ पेन इज स्प्लिट अप टू मेक नैरो कैपिलरी, सैप एंड वाटर राइजेस द ट्री बाय कैपिलरी एक्शन। एक टॉवल का एंड अगर बकेट में डिबो दें तो पूरी टॉवल भीग जाएगी, कैपिलरी एक्शन की वजह से पानी चढ़ेगा, है ना। इंक इज एब्जॉर्ब बाय ब्लॉटर, कैपिलरी एक्शन, वगैरह वगैरह वगैरह, है ना। तो ये कैपिलरी एक्शन की कहानी है। ठीक, अब एक फॉर्मूला है इसमें केवल, और वो है कि अगर हम किसी एक्यूट एंगल वाले लिक्विड को, जिसको एंगल ऑफ कांटेक्ट एक्यूट है, को अगर इस सिचुएशन में रख देते हैं तो लिक्विड किसी एच हाइट तक राइज कर जाता है, और वो जो एच हाइट है दैट इज गिवन बाय 2t cos थीटा बाय r rho g। सीधे फॉर्मूले पर क्वेश्चन आते हैं 2t cos थीटा या 2s cos थीटा डिवाइडेड बाय r rho g। यहाँ r क्या है? यहाँ r क्या है? कैपिलरी ट्यूब का रेडियस है। यहाँ r क्या है? कैपिलरी ट्यूब का रेडियस है। यहाँ r क्या है? कैपिलरी ट्यूब का रेडियस है। क्या मेरी बात समझ रहे हैं? ऐसा है भाई साहब, है ना। लिक्विड विच वेट कैपिलरी ट्यूब राइज इन द कैपिलरी ट्यूब, लिक्विड विच डू नॉट वेट आर डिप्रेस इन द कैपिलरी ट्यूब, वगैरह वगैरह। ठीक, अच्छा, यहां से हम h जो हाइट है और जो कैपिलरी का रेडियस है, h इज प्रोपोर्शनल टू 1/r भी कह सकते हैं। इसको ज़ुरिन्स लॉ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ज़ुरिन्स लॉ। हाइट ऑफ कैपिलरी और रेडियस ऑफ कैपिलरिटी के बीच h प्रोपोर्शनल टू 1/r या h इंटू r इज इक्वल टू कांस्टेंट। ग्राफ खींचेंगे अगर HR का तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक ग्राफ आ जाएगा। फिर एक और बड़ा फेवरेट सा टॉपिक है कि भाई अगर हम एक काम करें, हम कैपिलरी ट्यूब को उतनी लंबाई की रखें ही नहीं, छोटी कैपिलरी ट्यूब ले लें तो क्या होगा? तो इनसफिशिएंट लेंथ की कैपिलरी ट्यूब अगर ले ली जाए तो क्या होगा? तो ये होगा कि पानी चढ़ेगा ऊपर, लिक्विड चढ़ेगा ऊपर और फुव्वारे की तरह बाहर नहीं निकलेगा। लिक्विड ऊपर चढ़ेगा पर फुव्वारे की तरह बाहर नहीं निकलेगा, है ना। लिक्विड चढ़ेगा और ऊपर एक बड़ा सा ऐसा इस तरह का ड्रॉप बना लेगा, such that it spreads in such a way that radius r dash of the liquid meniscus increases and it becomes more flat so that hr is equal to h dash r dash। तो अगर पहले मेनिस्कस का रेडियस कैपिटल R था और जो हाइट चढ़ते था वो अगर h था, तो h और r का प्रोडक्ट कांस्टेंट रहे, बट लिक्विड विल नॉट ओवरफ्लो। हेंस अगर आपने हाफ लेंथ की कैपिलरी ले ली है, एच डैश को h बाई 2 कर दिया है, एच डैश को h बाई 2 कर दिया है, तो r डैश 2r हो जाएगा। दैट मीन्स जो मेनिस्कस बनेगा वो और ज्यादा फ्लैटन, उसका रेडियस और बड़ा हो जाएगा, पर ओवरफ्लो नहीं करेगा, फुव्वारा वगैरह जैसा फिनोमेना नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। ठीक है जी। इसके साथ ही हमने अब फ्लूइड लाइक सरफेस टेंशन को भी निपटा लिया है, पूरा देख लिया है, समझ लिया है। उम्मीद कर रहा हूं कि तुम्हें बहुत अच्छे से सब समझ में आ रहा होगा। थ्योरेटिकल एरिया है, कुछ फॉर्मूले हैं, उनको नोट कर लेना है, याद कर लेना, इट्स वेरी इजी। अब आ जाते हैं तीसरे पड़ाव की तरफ, बढ़ते हैं फ्लूइड डायनामिक्स। तीसरे पड़ाव की तरफ चलते हैं, फ्लूइड डायनामिक्स को देखते हैं। कुछ एजम्पशंस हैं मेरे। क्या एजम्पशंस हैं? नॉन विस्कस, स्टीडी, इरोटेशनल। इरोटेशनल मतलब घूमेगा नहीं लिक्विड, केवल ट्रांसलेटरी मोशन करेगा, एक सीधे डायरेक्शन में लिक्विड चलेगा, जैसे पाइप में पानी बहता है, घूमेगा नहीं, रोटेट नहीं करेगा। ठीक, स्टीडी, स्टीडी का मतलब भी समझेंगे। और नॉन विस्कस, विस्कोसिटी जीरो, विस्कोसिटी जीरो होनी चाहिए। ठीक, स्टीडी फ्लो का क्या मतलब है? अ फ्लो इज सेड टू बी स्टीडी इफ वेलोसिटी, प्रेशर एंड डेंसिटी एट एनी पॉइंट इन द फ्लो डू नॉट चेंज विद टाइम। समय के साथ नहीं बदल रहा है, किसी जगह पर जो प्रेशर है वो फिर हमेशा वैसा का वैसा ही मेंटेन्ड है, टाइम का फैक्टर हटा दिया मैंने, उसको बोलते हैं स्टीडी। समझ गए? स्टीडी का मतलब ये ना, टाइम के साथ नहीं बदल रहा है। ऑब्वियसली अगर टाइम के साथ बदल रहा है तो अनस्टीडी हो गया। फिर दूसरा शब्द है यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म फ्लो। यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म फ्लो, तो अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया यूनिफॉर्म हुआ तो वेलोसिटी पूरे में एक जैसी होगी, तो यूनिफॉर्म फ्लो बोलेंगे। और अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया अलग अलग जगह पर अलग अलग हुआ तो वेलोसिटी अलग अलग जगह पर अलग अलग होगी, इसको नॉन यूनिफॉर्म फ्लो बोलेंगे। फिर कुछ शब्द है, उनके मतलब समझ लें। पाथ लाइन और स्ट्रीम लाइन। पाथ लाइन का मतलब है कि अगर मैं किसी एक मॉलिक्यूल को ले लूं, किसी एक मॉलिक्यूल को ले लूं और उसकी ट्रेजेक्टरी को स्टडी करूं, तो दैट इज कॉल्ड एज पाथ लाइन।
It is a line drawn such that it describes the trajectory of a given fluid particle as it moves with the passage of time. Tangent drawn at a point on a path line gives the direction of velocity at that point. ये तो है path line. तो path line is basically trajectory. Path line is basically क्या? Trajectory of molecule. Is basically trajectory. ठीक है? जैसे पैराबोला की ट्रेजेक्ट्री होती है, प्रोजेक्टाइल की ट्रेजेक्ट्री होती है, उसको पाथ लाइन बोल रहे हैं. स्ट्रीमलाइन क्या है? टेंजेंट एट एवरी पॉइंट ऑफ इट इज इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एट दैट टाइम. तो स्ट्रीमलाइन एक ऐसी इमेजिनरी लाइन है जिस पर अगर हम टेंजेंट खींचते हैं तो वो हमेशा वेलोसिटी के डायरेक्शन में होता है. कलेक्शन ऑफ स्ट्रीमलाइंस ड्रॉन इन दिस मैनर रिप्रेजेंट द कंप्लीट फ्लो पैटर्न एट एन इंस्टेंट. अनलाइक पाथ लाइन, स्ट्रीमलाइन कैन नॉट इंटरसेक्ट इटसेल्फ. ये इंपॉर्टेंट बात है. पाथ लाइन तो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर सकती हैं, पर स्ट्रीमलाइन, दो स्ट्रीमलाइंस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती हैं. जैसे दो ग्रेविटेशनल फील्ड लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, मैग्नेटिक फील्ड लाइन काट नहीं सकती हैं, ऐसे ही दो स्ट्रीमलाइन भी एक दूसरे को काट नहीं सकती हैं, काट नहीं सकती. ठीक, अच्छा जी. स्ट्रीमलाइन फ्लो, हमारा सिलेबस स्ट्रीमलाइन फ्लो की बात करता है. तो स्ट्रीमलाइन फ्लो का क्या मतलब है? स्ट्रीमलाइन फ्लो का मतलब है if every point of a steadily flowing liquid follows exactly the same path that has been followed by the particle preceding it, flow is said to be streamlined and the path is called as streamline. मतलब क्या? मतलब कि मैं अगर A मॉलिक्यूल हूं तो मुझसे पहले जो मॉलिक्यूल इस जगह पर था उसकी जो वेलोसिटी थी, उसके जो पैरामीटर थे, उस पर जो प्रेशर था वही मुझ पर होना चाहिए, है ना. दैट मीन्स लोकेशन के साथ पैरामीटर डिफाइन हो जाएंगे, टाइम से फ्री रहेंगी चीजें. तो मैंने ए लोकेशन पर कहा कि प्रेशर P है, वेलोसिटी V है, तो जो भी मॉलिक्यूल उस ए लोकेशन को क्रॉस करेगा उसका प्रेशर P और वेलोसिटी V होगा. दिस फ्लो इज कॉल्ड एज स्ट्रीमलाइन. दिस फ्लो इज कॉल्ड एज स्ट्रीमलाइन फ्लो. ऑब्वियसली इट इज क्वाइट इजी. ऐसा अगर नहीं हो रहा है तो फ्लो कहलाता है टर्बुलेंट. तो फ्लो कहलाता है टर्बुलेंट. समझ रहे हो? जिसमें रेंडमनेस होती है, इरेगुलरिटी होती है, रेंडमनेस होती है, इरेगुलरिटी. स्ट्रीमलाइन फ्लो बहुत राजा बेटा वाला फ्लो है, एकदम स्मूथ फ्लो है. और अगर लिक्विड ट्रांसपेरेंट है तो स्ट्रीमलाइन में जब कोई लिक्विड बहता है तो ट्रांसपेरेंसी, दैट मींस हम आर पार देख सकते हैं. जैसे शायद तुमने कुछ फोटोज वोटोज देखे होंगे, वीडियोस देखे होंगे कि जो पहाड़ों वहाड़ों पर नदियां, छोटी छोटी स्ट्रीम्स होती हैं, वो इतनी शांत और इतना साफ पानी होता है कि हम रिवर बेड देख सकते हैं, पत्थर दिखते हैं, मछलियां दिख सकती हैं आंखों से, है ना. उस फ्लो को हम स्ट्रीमलाइन फ्लो कहते हैं, जो ऑब्वियसली लो वेलोसिटीज पर आता है. वेलोसिटीज को बढ़ा देंगे तो फ्लो टर्बुलेंट हो जाता है. घर में भी जो टैप है, जो नल है, उसको थोड़ा सा खोलते हैं तो पानी बड़े ही सुंदर तरीके से बाहर आता है. दैट इज स्ट्रीमलाइन. ज्यादा खोल देंगे तो व्हाइटिश झाग बनाएगा, शोर करेगा. दैट इज टर्बुलेंट. दैट इज टर्बुलेंट. ठीक, अच्छा जी. बहुत फेमस, मैंने आपसे कहा था कि डायनेमिक्स में दो ही बेसिक कंसेप्ट है, कंटिन्यूटी, बर्नौली. पहला कंसेप्ट है उसमें से इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी. इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी बेसिकली हमसे ये कह रही है कि अगर वेरिएबल क्रॉस सेक्शन एरिया है ना, यहाँ एरिया A1 है और इस जगह को क्रॉस करके जाने वाले जो मॉलिक्यूल्स हैं, अगर उनकी वेलोसिटी V1 है और यहाँ जो मॉलिक्यूल क्रॉस कर रहे हैं उनकी वेलोसिटी V2 है और यहाँ एरिया A2 है, तो एज पर इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी A1 V1 इक्वल टू A2 V2, ये हम सब जानते हैं. A1 V1 इज इक्वल टू A2 होता है. दिस इज इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, हम सब जानते हैं. ऐसा क्यों होता है भाई? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वॉल्यूम रेट ऑफ फ्लो इज कांस्टेंट. वॉल्यूम रेट ऑफ फ्लो, दिस इज बेसिकली वॉल्यूम रेट ऑफ फ्लो. दिस इज वॉल्यूम रेट ऑफ फ्लो. ये इज वॉल्यूम रेट ऑफ फ्लो. वॉल्यूम रेट ऑफ फ्लो. तो वॉल्यूम रेट ऑफ फ्लो है ये जो कांस्टेंट. तो कभी कभी सवाल वॉल्यूम रेट ऑफ फ्लो पूछ लेता है, हमें पता ही नहीं होता कि वॉल्यूम रेट ऑफ फ्लो क्या है. तो क्रॉस सेक्शन एरिया और वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट है दैट इज वॉल्यूम रेट ऑफ फ्लो, है ना. और वो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी में इस तरह से दिखता है. बड़े ही सरल से सवाल इस पर बन सकते हैं, जैसा कि ये सवाल हमसे कह रहा है. क्या कह रहा है कि भाई ऐसा है कि इस तरफ से एक लिक्विड आ रहा है, इस तरफ से एक लिक्विड ऐसे आ रहा है और फिर उसके बाद एक, दो और 3 और 4 अलग अलग चैनल्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जा रहा है. ठीक, इन सब चैनल्स का एरिया और इन सब की वेलोसिटीज अगर गिवन है तो आप बता दीजिए कि इनकमिंग फ्लो किस वेलोसिटी से हो रहा था, उसका एरिया गिवन है ना. तो बेसिकली हमें क्या बताना है? हमें बताना है कि इनकमिंग लिक्विड का वेलोसिटी क्या था. इनकमिंग लिक्विड का वेलोसिटी क्या था? क्या मेरी बात समझ रहे हैं? क्या ये बहुत आसान है? क्या A इंटू V, ये इनकमिंग रेट ऑफ फ्लो है, इज इक्वल टू A1 V1 प्लस A2 V2 प्लस A3 V3 प्लस A4 V4.
बात है, होमवर्क में इसको करिएगा, आंसर दिया हुआ है, मैच करा लीजिए, बहुत आसान। इस तरह के छुटपुट सवाल बन जाते हैं, ठीक। अच्छा जी, स्ट्रीमलाइन फ्लो इज मोर लाइकली फॉर लिक्विड्स विद लो डेंसिटी एंड हाई विस्कोसिटी, इसको नोट कर लेना, कभी कभी वो पूछ सकते हैं। तो स्ट्रीमलाइन फ्लो इज मोर लाइकली फॉर हाई विस्कोसिटी एंड लो डेंसिटी, हाई विस्कोसिटी एंड लो डेंसिटी। Water is flowing through a tube of non-uniform cross section. Radius of the tube at the entrance and the exit are in the ratio 5:4. Radius का ratio है. Then the ratio of velocities of the flow of water at the entrance and exit would be. क्या simple continuity equation लगेगी? A1 V1 is equal to A2 V2. ये बात है? और एरिया पाई आर स्क्वायर जैसा है. Hence क्या R1 का स्क्वायर into V1 is equal to R2 का स्क्वायर into V2. ये हो जाएगा. सही है? अच्छा जी, रेडियस का जो रेशियो है वो 5:4 का है, दैट मींस R1 बाय R2 5:4 का है, तो V1 बाय V2 क्या होगा? तो V1 बाय V2 वुड बी इक्वल टू R2 बाय R1 का होल स्क्वायर। समझ गए? R2 बाय R1 कितना है? 4/5, तो कितना आ जाएगा? 16/25। ओरल सवाल, इस तरह के बहुत आसान ओरल सवाल यहाँ बनते हैं और पूछे जाते हैं, जो बहुत आसान है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, घबराने की कोनो जरूरत नहीं। दूसरा जो कंसेप्ट है डायनेमिक्स में वो है बर्नौली का। दूसरा कंसेप्ट, दो ही कंसेप्ट है केवल, दूसरा कंसेप्ट बर्नौली का है। हेंस बर्नौली इक्वेशन की अगर बात करें तो बर्नौली इक्वेशन हमसे तीन टर्म के बारे में बात करता है, प्रेशर प्लस रो जीएच प्लस हाफ रो वी स्क्वायर इज इक्वल टू कांस्टेंट। जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि इस जगह पर हाइट है h1 है ना, वेलोसिटी है v1, प्रेशर है p1, यहाँ सब कुछ 2 जैसा है, तो भाई P1 प्लस रो जी H1 प्लस हाफ रो V1 का स्क्वायर इज इक्वल टू P2 प्लस रो जी H2 प्लस हाफ रो V2 का स्क्वायर। ये बेसिकली एनर्जी कंजर्वेशन पर बेस्ड है और नॉन विस्कस इनकंप्रेसिबल लिक्विड के लिए लगती है। अगर विस्कस हो गया तो नहीं लगेगा, बर्नौली नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि बर्नौली फंडामेंटली एनर्जी कंजर्वेशन पर बेस्ड है, एनर्जी कंजर्वेशन पर ये लॉ बेस्ड होता है, एनर्जी कंजर्वेशन पर ये लॉ बेस्ड होता है। सही है भाई? ठीक। इसी को दूसरे फॉर्मेट में अगर हम लिखना चाहें तो हम ये जो अभी हमने जो लिखा था, प्रेशर P प्लस रो जी एच, प्रेशर P प्लस रोहो जी एच प्लस हाफ रोहो वी स्क्वायर, है ना, इट इज बेसिकली एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, इट इज बेसिकली टोटल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। ये है क्या चीज? ये है टोटल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, और टोटल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम अलोंग अ स्ट्रीमलाइन कांस्टेंट रहती है ना, ये है टोटल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। क्या मेरी बात समझ रहे हैं? अब अगर रोहो जी से सब कुछ को डिवाइड कर दो तो यही चीज को दूसरे फॉर्मेट में लिखा जा सकता है ऐसा कि प्रेशर P डिवाइडेड बाय रोहो जी प्लस प्लस यहां रोहो जी से डिवाइड कर देंगे तो V स्क्वायर बाय 2G, P स्क्वायर बाय 2G प्लस H इज इक्वल टू कांस्टेंट। और अब इन तीनों को हमने नाम दे दिया, P स्क्वायर बाय 2G को बोल दिया वेलोसिटी हेड, P बाय रो जी को बोल दिया प्रेशर हेड, है ना, और H को बोल दिया पोटेंशियल हेड। तो कभी कभी सवाल तुमसे प्रेशर हेड अगर पूछेगा तो फिर P बाय रो जी ही निकालना पड़ेगा, हम समझ में आनी चाहिए बात। बहुत सारे एप्लीकेशन है बर्नौली थ्योरम के, बहुत सारे एप्लीकेशन, जिसमें से मुख्य जो बात है वो ये है कि चूंकि P प्लस हाफ रो वी स्क्वायर प्लस रो जी एच कॉन्स्टेंट है ना, P प्लस रो जी एच प्लस हाफ रो वी स्क्वायर कांस्टेंट है, तो अगर हम सेम हॉरिजॉन्टल लेवल, सेम लेवल पर, दैट मींस h को कांस्टेंट रखते हुए अगर हम v बढ़ा दें, वेलोसिटी बढ़ा दें, तो व्हाट विल हैपन टू द प्रेशर? प्रेशर डिक्रीज हो जाए, प्रेशर डिक्रीज हो जाए। तो जहां वेलोसिटी ज्यादा होगी वहां प्रेशर कम होगा। ये मेन बात है जिसका बहुत ज्यादा यूज होता है। तो मेन बात जो बर्नौली की है वो क्या कह रहा है? एज वेलोसिटी इंक्रीजेस प्रेशर डिक्रीज। आप ऐसा भी समझ सकते हो कि काइनेटिक एनर्जी हेड में ज्यादा एनर्जी चली गई तो प्रेशर हेड में कम एनर्जी रहे, तो जहां वेलोसिटी ज्यादा होगी वहां प्रेशर कम होगा, जहां वेलोसिटी कम होगी वहां प्रेशर ज्यादा होगा। ठीक, इस आधार पर बहुत सारे एप्लीकेशन हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एरोप्लेन के जो विंग्स हैं, एरोप्लेन उड़ता कैसे है? बर्नौली प्रिंसिपल का इस्तेमाल करता है। एरोप्लेन के जो विंग्स हैं उनको कुछ इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि ऊपर वाले जो विंग, ऊपर वाली जो सरफेस है ना, वहां जो एयर मॉलिक्यूल की वेलोसिटी है वो हो जाए ज्यादा और प्रेशर हो जाए कम, और नीचे एयर मॉलिक्यूल की वेलोसिटी हो जाए कम और प्रेशर हो जाए ज्यादा। तो नीचे ज्यादा प्रेशर, ऊपर कम प्रेशर, तो क्या हाई प्रेशर से लो प्रेशर एक लिफ्ट लगेगी
एक इस एरोप्लेन को सराउंडिंग एयर एक लिफ्ट देगी जिससे ये एरोप्लेन हवा में उड़ेगा, जिससे एरोप्लेन हवा में उड़ेगा। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि नीचे नीचे लो वेलोसिटी रीजन है, हाई प्रेशर रीजन है ना, नीचे हाई प्रेशर है, लो वेलोसिटी हाई प्रेशर, हाई प्रेशर लो वेलोसिटी डिजाइन की हुई, और ऊपर में लो प्रेशर और हाई वेलोसिटी, हाई वेलोसिटी। तो क्या एक लिफ्ट मिलेगी एरोप्लेन को जिससे ये उड़ेगा। इसीलिए एरोप्लेन को पहले रनवे पर भागना पड़ता है, रनवे पर भागना पड़ता है, तभी तो लिफ्ट जुगाड़ेगा, उठेगा कैसे नहीं तो। सिमिलरली क्रिकेटर्स क्रिकेटर्स बॉल को हवा में स्पिन करा सकते हैं, जिसको मैग्नस इफेक्ट कहते हैं, जिसको मैग्नस इफेक्ट कहते हैं। और सिंपल सा उसका एक मैं उदाहरण यहां दिखा रहा हूं कि बॉल को ट्रांसलेशन और रोटेशन अगर दोनों करा दिया जाए तो, और अब अगर बॉल से चिपके हुए एयर मॉलिक्यूल्स की बात की जाए तो मॉलिक्यूल 1 के पास ज्यादा वेलोसिटी होगी मॉलिक्यूल 2 की तुलना में, और जहां ज्यादा वेलोसिटी होगी वहां प्रेशर कम होगा, हेंस P2 पर प्रेशर ज्यादा होगा, P1 पर प्रेशर कम होगा। और ऐसा होने की वजह से यहां भी, ऐसा होने की वजह से यहां भी क्या हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ ऐसा या फोर्स लग जाएगा, है ना, जो कि बॉल को हवा में ही घुमा देगा, जो कि बॉल को क्या कर देगा, हवा में ही घुमा देगा। करेक्ट है, दिस इज डायनेमिक लिफ्ट। फिर ऐसे ही एटोमाइजर और स्प्रेयर, एक दो छोटे छोटे और एप्लीकेशन, एटोमाइजर फुसफुस, एटोमाइजर या स्प्रेयर है ना, नाई, नाई के पास जो होता है की बात हो रही है ना? तो क्या है वो, ऐसा कुछ अरेंजमेंट है, वो यहाँ से इसको प्रेस करेगा, जैसे यहाँ से प्रेस करेगा एयर बहुत तेजी से यहाँ से निकलेगी, यहाँ लो प्रेशर बन जाएगा, यहाँ पर रिलेटिवली हाई प्रेशर, लिक्विड अपने आप ऊपर चढ़ेगा और फिर एयर के साथ मिलकर ऐसे स्प्रे के रूप में बाहर आएगा, ऐसे स्प्रे के रूप में बाहर आएगा। देख रहे हो गेम, है ना, तो लिक्विड अपने आप ही इसमें चढ़ना शुरू हो जाएगा, ऐसे अपने आप इसमें चढ़ने लगेगा। सिमिलरली ब्लोइंग ऑफ रूफ्स ड्यूरिंग स्टॉर्म, आंधी तूफान जब आते हैं, है ना, तो छप्पर वाले जो घर होते हैं वो उड़ जाते हैं, और उड़ते बड़े मजेदार तरीके से हैं। छप्पर वाले जो घर हैं, ऐसे छप्पर वाले घर है मान लेते हैं ना, ऐसे ऐसे छप्पर वाले कोई घर है ऐसा, तो जब आंधी तूफान आता है, जब आंधी तूफान आता है तो कायदा तो ये कहता है कि बाहर तूफान आ रहा है तो इसको अंदर की तरफ दब जाना चाहिए, पर ये अंदर की तरफ नहीं दबता, ये छप्पर जो है, ये छप्पर बाहर की तरफ निकलता है, ऐसे ऐसे। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि बाहर वेलोसिटी ज्यादा है, प्रेशर कम, अंदर हवा नहीं बह रही है, प्रेशर ज्यादा है, तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर, इसे छप्पड़ फाड़ के निकल जाए। ठीक तो ऐसे कुछ छोटे मोटे एप्लीकेशन है बर्नौली के। फिर कुछ टेक्निकल इंस्ट्रूमेंट है जैसे वेंचुरी मीटर, तो वेंचुरी मीटर भी बर्नौली पर बेस्ड है, एंड इट इज यूज्ड टू मेजर द रेट ऑफ फ्लो, मतलब dV by dt, used to measure the rate of flow, volume rate of flow, volume rate of flow, volume rate of flow, volume rate of flow। तो आप ऐसा समझना कि ये बेसिकली एक पाइप था, एक पाइप था, और उस पाइप में हमने एक वेंचुरोमीटर जोड़ दिया। वेंचुरोमीटर जो डिवाइस है, वो वेंचुरोमीटर डिवाइस ऐसे क्रॉस सेक्शनल एरिया दो जगह पर, हमें यहाँ एरिया और यहाँ एरिया अलग अलग दिखाई दे रहा है, यहाँ और यहाँ अलग अलग दिखाई दे रहा है, ठीक है जी। तो अब क्या हो रहा है, लिक्विड जो फ्लो कर रहा है, तो लिक्विड तो लगातार फ्लो कर रहा है अपना ऐसे मस्ती से, तो लिक्विड तो ऐसे फ्लो कर रहा है, पर चूंकि यहाँ एरिया और यहाँ एरिया अलग अलग है, तो यहाँ वेलोसिटी और यहाँ वेलोसिटी अलग अलग हो जाएगी, और प्रेशर भी अलग अलग हो जाएंगे, प्रेशर भी दोनों जगह पर अलग अलग हो जाएंगे, राइट, करेक्ट है। तो जो वर्टिकल कॉलम लगा रखे हैं उनसे क्या दोनों जगह पर प्रेशर्स रीड करके मैं प्रेशर डिफरेंस रीड कर सकता हूं, बिल्कुल कर सकता हूं। हेंस यहाँ P1 प्लस हाफ रो V1 का स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ P2 प्लस हाफ रो V2 का स्क्वायर, ऐसे करके मैं इक्वेशन बनाऊंगा और सिंप्लीफाई करूंगा। फाइनली मुझे जो रिजल्ट आएगा, जो वेंचुरीमीटर का रिजल्ट है, दैट इज रेट ऑफ वॉल्यूम फ्लो इज गिवन बाय A1 A2 इंटू अंडर रूट ऑफ 2GH अपॉन A1 का स्क्वायर माइनस A2 का स्क्वायर। A1 A2 क्या है, A1 यहाँ क्रॉस सेक्शनल एरिया है, A2 यहाँ क्रॉस सेक्शनल, H क्या है, H दोनों लेवल्स के बीच का गैप है, ये H है, समझ रहे हो, ऐसा है। ठीक, तो ये याद कर लेना, इस पर सीधे क्वेश्चन आ जाते हैं क्योंकि ये एक्सपेरिमेंटल सेटअप है, तो इस पर क्वेश्चन दे सकता है। तो आपको वो केवल A1 A2 और H देगा और फिर आपसे रेट ऑफ वॉल्यूम फ्लो पूछेगा, रेट ऑफ वॉल्यूम फ्लो क्या है बता दीजिए। ऐसे ही एक और चीज है जिसको पेटॉट ट्यूब्स बोलते हैं। पेटॉट ट्यूब बेसिकली मेजर करती है स्पीड ऑफ फ्लो। वेंचुरीमीटर क्या मेजर कर रहा था, रेट ऑफ फ्लो, वॉल्यूम रेट ऑफ फ्लो, ये क्या मेजर कर रहा है, स्पीड ऑफ फ्लो, है ना। तो क्या किया, ये किया
कि लिक्विड ऐसे किसी ट्यूब में बह रहा था, हमने एक जबरदस्ती एक ऐसा ऐसा एल शेप का अरेंजमेंट इसमें डाल दिया, तो क्या होगा, लिक्विड यहाँ टकराएगा, इसमें चढ़ेगा और किसी लेवल पर चढ़ जाएगा। ठीक है जी, किसी लेवल पर चढ़ जाएगा। अब अगर आप ध्यान से देखें, ध्यान से देखें, ध्यान से देखें, और एक मॉलिक्यूल यहाँ और एक मॉलिक्यूल यहाँ अगर इमेजिन करें, तो क्या इस मॉलिक्यूल के पास प्रेशर और काइनेटिक एनर्जी दो हेड है, जबकि इस मॉलिक्यूल के पास काइनेटिक एनर्जी हेड नहीं है, ये तो रुक गया है, इसके पास केवल प्रेशर हेड है। तो क्या यहाँ प्रेशर ज्यादा होगा, यहाँ प्रेशर कम होगा? वो दिख भी रहा है हमें एच, वो दिख भी रहा है हमें एच। तो क्या ये जो प्रेशर हेड है रो जी एच, क्या ये बेसिकली काइनेटिक एनर्जी हेड से कन्वर्ट हुआ है ना? ये बेसिकली काइनेटिक एनर्जी हेड से कन्वर्ट हुआ है। बोलो, तो अगर हम इक्वेशन लिखना चाहें तो हम बड़ी सिंपल सी इक्वेशन लिख सकते हैं कि भाई साहब रो जी एच इज बेसिकली हाफ रो वी स्क्वायर, है ना? हम बहुत ही सिंपल सी इक्वेशन लिख सकते हैं कि रो जी एच इज इक्वल टू हाफ रो वी स्क्वायर, और ऐसा करके स्पीड ऑफ फ्लो निकाल सकते हैं, ऐसा करके स्पीड ऑफ फ्लो निकाल सकते हैं। ठीक, अच्छा जी। फिर एक शब्द है वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स, टॉर्सलीज थ्योरम, वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स। अगर मैं किसी कंटेनर में, ऐसा कोई कंटेनर है, ऐसे किसी कंटेनर में अगर कोई लिक्विड फिल कर देता हूं, है ना, कोई लिक्विड फिल कर देता हूं, और अब कंटेनर में एक एक साइड में ऑरिफिस या कोई इस तरह की स्मॉल ओपनिंग बना देता हूं, तो लिक्विड बाहर निकलेगा, उस ओपनिंग से बाहर निकलेगा। वो जिस वेलोसिटी से बाहर निकलेगा उसको बोलते हैं एफ्लक्स वेलोसिटी, को बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स। समझ रहे हो, वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स। तो मान लेते हैं कि हम ऊपर से किसी एच डेप्थ पर यहां पर एक होल बना देते हैं, तो लिक्विड ऐसे ऐसे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में बाहर निकलेगा, ऐसे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में बाहर निकलेगा। अगर ये एच डेप्थ पर आपने बनाया था, तो ये लिक्विड जिस वेलोसिटी से बाहर निकलेगा दैट इज गिवन बाय रूट 2g, दैट इज गिवन बाय रूट 2g, है ना? ऑब्वियसली ऐसा उस केस में जब इस ओपनिंग का एरिया स्मॉल ए इज लेस देन कंटेनर का एरिया कैपिटल, कंटेनर का एरिया, ठीक, ऐसा का। फिर उसी लिक्विड को हम हॉरिजॉन्टल रेंज वगैरह निकाल सकते हैं, और ये भी प्रूव कर सकते हैं कि अगर ठीक सेंटर में अगर मैं होल करता हूं, ठीक सेंटर में अगर मैं होल करता हूं, तो मैक्सिमम रेंज पार्टिकल लेता है, मैक्सिमम रेंज पार्टिकल लेता है। ठीक है जी। और फिर आखिरी चीज, रिएक्शन फोर्स ड्यू टू इजेक्शन ऑफ अ लिक्विड। तो अगर किसी किसी ऑरिफिस से लिक्विड बाहर निकल रहा है किसी v वेलोसिटी से, तो ऐसा बाहर निकलता हुआ लिक्विड एक फोर्स लगाता है रो ए वी स्क्वायर, एक फोर्स लगाता है विच इज गिवन बाय रो ए वी स्क्वायर, रो ए वी स्क्वायर। दिस इज द रिएक्शनरी फोर्स, रिएक्शन फोर्स जो कि बाहर निकलते हुए लिक्विड की वजह से पार्टिकल पर या कंटेनर पर लगता है। ठीक, इसके साथ ही हमने फ्लूइड डायनेमिक्स वाला पूरा हिस्सा कवर कर लिया, एक एक चीज समझ ली, मेन सारी बातें समझ ली, एप्लीकेशन भी देखिए सब। अब हम बिल्कुल आखिरी में आ गए हैं, विस्कोसिटी पर आ गए हैं, लास्ट चीज पर आ गए हैं। विस्कोसिटी पर आ गए हैं। आइए जरा देखें विस्कोसिटी भला क्या है। तो इट इज बेसिकली अ प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड टू अपोज रिलेटिव मोशन, फ्रिक्शन है बेसिकली। लिक्विड के फ्रिक्शन को विस्कोसिटी कहते हैं। अगर मैं ऐसा कहूं तो ये गलत नहीं होगा। रिलेटिव मोशन को अपोज करता है बिटवीन द लेयर्स। इससे जो फोर्स पैदा हो रहा है दैट इज कॉल्ड एज फोर्स ऑफ विस्कोसिटी, व्हिच इज बेसिकली एन इंटरनल फ्रिक्शन फोर्स ऑफ फ्लूइड, इंटरनल फ्रिक्शन फोर्स ऑफ फ्लूइड। सही बात है। अच्छा जी, अब इमेजिन करो कि अगर कोई बोट पानी में चल रही है, तो जो बोट के साथ पानी कांटेक्ट में होगा, ये अगर कोई बोट है और ये बोट अगर पानी में ऐसे चल रही है किसी की वेलोसिटी से, है ना, तो जो वाटर मॉलिक्यूल बोट के साथ कांटेक्ट में होंगे, है ना, वो तो लगभग लगभग बोट की वेलोसिटी से ही मूव कर रहे होंगे। पर उसके नीचे की लेयर उससे कम वेलोसिटी से चल रही होगी, उसके नीचे की लेयर और कम वेलोसिटी से चल रही होगी, उससे नीचे की लेयर और कम वेलोसिटी से चल रही होगी, और जो आखिरी लेयर होगी जो बिल्कुल रिवर बेड के करीब होगी, वो तो लगभग लगभग रेस्ट पर ही होगी, वो तो लगभग लगभग रेस्ट पर होगी। देखो तो क्या डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स डिफरेंट वेलोसिटी से चलेंगी, डिफरेंट लेयर्स डिफरेंट वेलोसिटी से चलेंगी, हेंस लेयर्स के बीच में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन या फोर्स ऑफ विस्कोसिटी जनरेट हो जाएगा। और एक वेलोसिटी ग्रेडियंट dv बाई dz को भी हम इमेजिन कर सकते हैं। क्या मेरी बात समझ रहे हैं? तो वेलोसिटीज ऑफ डिफरेंट लेयर्स वुड बी डिफरेंट, वेलोसिटीज ऑफ डिफरेंट लेयर्स वुड बी डिफरेंट। ठीक है जी। तो dz डिस्टेंस जाने में अगर वेलोसिटी में dv का चेंज आता है, तो dv बाई dz को हम वेलोसिटी ग्रेडियंट कह सकते हैं। इसको इसलिए डिफाइन कर रहे हैं क्योंकि जो फोर्स ऑफ विस्कोसिटी है उसका जो बेसिक फॉर्मूला है वो है माइनस ईटा ए dv बाई dz। तो जो फोर्स ऑफ विस्कोसिटी है
दैट इज गिवन बाय माइनस ऑफ ईटा ए डीवी बाय dz। ए क्या है? ए वो एरिया है जिस पर विस्कस फोर्स लग रहे हैं, है ना। एफ फोर्स ऑफ विस्कोसिटी है, ईटा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ईटा भाई साहब क्या है? ईटा भाई साहब है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी जो एक गिवन लिक्विड के लिए इसकी वैल्यू हमें दी जाए। ठीक, ऐसा है। माइनस का साइन क्यों है? माइनस का साइन इसलिए है ताकि हमें याद रहे कि ये जो फोर्स है वो रिलेटिव मोशन को अपोज करे। ठीक, अच्छा जी। SI यूनिट विस्कोसिटी के अगर हम देखें तो वह है न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। CGS यूनिट देखें तो वह डाइन सेकंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर। और जो इसका कॉमन बोलचाल में इसका जो यूनिट है वो है पॉइस। बट इंटरेस्टिंगली पॉइस इज नॉट SI यूनिट, इट इज CGS यूनिट। तो CGS यूनिट विस्कोसिटी का पॉइस है, याद रखना। SI यूनिट नहीं है पॉइस, CGS यूनिट। हेंस SI यूनिट 10 पॉइस है। 1 पॉइस इज 0.1 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, या ऐसा कह लीजिए कि 1 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर जो SI यूनिट है वो 10 पॉइस के बराबर। तो अगर सवाल कहता है कि भाई विस्कोसिटी है 84 पॉइस, तो आप कैलकुलेशन जब करेंगे तो विस्कोसिटी की SI यूनिट जब रखेंगे, SI वैल्यू रखेंगे, तो वो 84 नहीं होगी, 8.4 होगी, क्योंकि 10 पॉइस एक SI यूनिट ऑफ विस्कोसिटी। समझ में आ गया? 10 से डिवाइड करना इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि कैलकुलेशन में गड़बड़ हो जाती है। अच्छा जी, दो चीजें हैं, स्टोक्स लॉ और टर्मिनल वेलोसिटी। स्टोक्स लॉ हमसे ये कहता है कि जब भी कोई स्फेरिकल बॉडी किसी विस्कस लिक्विड में ट्रैवल कर रही है, मूव कर रही है, कोई स्फेरिकल बॉडी, तो कोई स्फेरिकल बॉडी जिसका रेडियस r है, अगर किसी विस्कस लिक्विड में मूव कर रही है तो उस पर जो ड्रैग फोर्स लगता है दैट इज गिवन बाय 6 पाई ईटा RV। केवल स्फेरिकल बॉडीज के लिए ही एप्लीकेबल है स्टोक्स लॉ। और इस स्टोक्स लॉ का इस्तेमाल करके अगर हम टर्मिनल वेलोसिटी नामक कोई चीज निकालने की कोशिश करें, टर्मिनल वेलोसिटी का मतलब है ऐसी वेलोसिटी जो काफी लंबे समय बाद आएगी और कांस्टेंट हो जाएगी, उसको टर्मिनल वेलोसिटी कहते हैं। तो टर्मिनल वेलोसिटी अगर निकालें तो टर्मिनल वेलोसिटी VT है 2r स्क्वायर इंटू सिग्मा माइनस रोहो इंटू जी डिवाइडेड बाय 9 ईटा। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बहुत आसान क्वेश्चन इस पर बनते हैं। कैसे? कि भाई टर्मिनल वेलोसिटी VT इज प्रोपोर्शनल टू r का स्क्वायर, इस पर बन जाएंगे। टर्मिनल वेलोसिटी VT इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाय ईटा। ओरल सवाल पर बन जाएंगे। बहुत आसान चीज, बहुत ज्यादा आसान चीज है, छोड़ने जैसी नहीं है, बहुत इजी। ठीक है, समझ में आ जाती है बात। ये डायग्राम ये बता रहा है कि कैसे समय के साथ टर्मिनल समय के साथ जो वेलोसिटी है वो पहले बढ़ेगी, फिर उसके बाद कांस्टेंट हो जाएगी। कांस्टेंट हो जाएगी तो जो कांस्टेंट वेलोसिटी हो जाएगी उसी को टर्मिनल वेलोसिटी कहेंगे, उसी को टर्मिनल। ठीक, टेम्परेचर का क्या इफेक्ट है टर्मिनल इट्स लाइक ईटा पर, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी पर। तो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी 1 बाय अंडर रूट ऑफ टी पर डिपेंडेंट, 1 बाय अंडर रूट ऑफ टी पर डिपेंडेंट है। बॉइलिंग पॉइंट पर विस्कोसिटी 0 हो जाती है, बॉइलिंग पॉइंट पर विस्कोसिटी की वैल्यू 0 हो जाती है। ठीक, फिर एक और चीज है रेनॉल्ड्स नंबर। अब सिलेबस में नहीं है वैसे, पर पढ़ लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। रेनॉल्ड्स नंबर की स्टडी से हम ये बताते हैं कि फ्लो लेमिनार है, टर्बुलेंट है या ट्रांजिएंट है। तो क्या करेंगे, एक ट्यूब है जिसका डायमीटर है d, उसमें v वेलोसिटी से लिक्विड बह रहा है, विस्कोसिटी ईटा है और डेंसिटी रोहो है। तो हम एक नंबर निकालेंगे रोहो v d बाई ईटा, उसको रेनॉल्ड्स नंबर बोलते हैं। वो नंबर अगर 2000 से कम आ जाता है तो फ्लो लेमिनार कहलाता है, 3000 से बड़ा आ जाता है तो फ्लो टर्बुलेंट कहलाता है, और 2000 और 3000 के बीच आता है तो फ्लो ट्रांजिएंट, दैट मींस स्टेडी भी हो सकता है, टर्बुलेंट भी हो सकता है, ऐसा कहा जाता है। ठीक, फिर जब कोई विस्कस लिक्विड किसी किसी ट्यूब में से, सिलेंड्रिकल ट्यूब में से बहता है, कोई विस्कस लिक्विड किसी सिलेंड्रिकल ट्यूब में से बहता है ना, देन वॉल्यूम रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड इज गिवन बाय पॉइजलीज इक्वेशन। वॉल्यूम रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड, वॉल्यूम रेट ऑफ फ्लो, वॉल्यूम रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड, वॉल्यूम रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड इज गिवन बाय पाई p r की पावर 4 is given by pi p r की पावर 4 डिवाइडेड बाय 8 ईटा l। पॉइजलीज इक्वेशन इसको बोलते हैं। यहाँ p क्या है? p इज द प्रेशर डिफरेंस, p इज द प्रेशर डिफरेंस, r ऑब्वियसली रेडियस है, ईटा विस्कोसिटी है, l लेंथ।
समझ रहे हो, ऐसा है। ठीक है जी, ऐसा है। ठीक, इसको हम अगर चाहें तो करंट इलेक्ट्रिसिटी से भी कंपेयर कर सकते हैं। ये अगर वाटर करंट है तो जैसे V इक्वल टू आई आर होता था, तो उधर जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसकी जगह प्रेशर डिफरेंस को अगर हम विजुअलाइज करें, V इक्वल टू आई आर को सोचो और प्रेशर डिफरेंस को वोल्टेज की जगह पर इमेजिन करो, V इज इक्वल टू आई आर, ऐसा सोचो, है ना। V को प्रेशर जैसा सोचो और जो I है उस I को वॉल्यूम रेट जैसा सोचो। तो जो रेजिस्टेंस है, फ्लो रेजिस्टेंस, वो अगर मैं देखूंगा तो क्या वो हो जाएगी 8 ईटा L डिवाइडेड बाय पाई R की पावर 4। इसको बोलते हैं लिक्विड रेजिस्टेंस। है जो लिक्विड रेजिस्टेंस है इसकी वैल्यू हो जाएगी 8 ईटा L डिवाइडेड बाय पाई R की पावर। दैट मींस ऑब्वियसली जो कम रेडियस के ट्यूब्स होंगे वो ज्यादा फ्लो रेजिस्टेंस ऑफर करेंगे, इसीलिए पतले रेडियस के स्ट्रॉ से चूसना, सक करना मुश्किल होता है, क्योंकि जितना रेडियस कम होगा उतना फ्लो रेजिस्टेंस ज्यादा होगी। सही है, तो हम इसको फ्लो रेजिस्टेंस की तरह सोच सकते हैं। और फिर ये बात इतनी एनालॉगस है कि हम इसकी मदद से चाहें तो सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशंस वगैरह वगैरह जो करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ते हैं वो सब जुगाड़बाजियां यहां बिठा सकते हैं। सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ ट्यूब्स बना सकते हैं कि भैया इसका फ्लो रेजिस्टेंस अगर X1 है, इसका फ्लो रेजिस्टेंस अगर X2 है, तो टोटल फ्लो रेजिस्टेंस हो जाएगा X1 प्लस X2, X इफेक्टिव। जैसे सीरीज में रेजिस्टेंस के साथ खेल होता था, और ऐसे ही पैरेलल में अगर इसका फ्लो रेजिस्टेंस X1 है और इसका X2 है, तो 1 बाय X इफेक्टिव कैन बी रिटन एज 1 बाय X1 प्लस 1 बाय X2। वैसे सवाल नहीं आते हैं इस पर हमें पता होना चाहिए कि ऐसा किया जा सकता है। तो पॉइजलीज की जो इक्वेशन है उस इक्वेशन का इस्तेमाल करके करंट इलेक्ट्रिसिटी के फंडों को वहां तक लाया जा सकता है। चलिए जी सरकार, इसके साथ ही पूरा फ्लूइड स्टैटिक्स हमने खत्म कर लिया है। कुछ 1 घंटा 50 मिनट के आसपास का समय हुआ होगा। पूरा स्टैटिक्स, डायनेमिक्स, सरफेस टेंशन, विस्कोसिटी सब निपटा लिया है, कुछ भी नहीं छोड़ा है। छोटी से छोटी चीज, बड़ी से बड़ी चीज सब मैंने कवर कर दी है। तो पूरा थ्योरेटिकल कंसेप्ट तो आपको सब यहां पर मिल जाएगा। अब आपको केवल आपका जो काम है वो ये है कि भाई पहले तो इस ज्ञान को शॉर्ट नोट्स बनाएं और अपनी सिलेक्शन डायरी को कंप्लीट करें, और फिर पीवाईक्यूज को ट्राई करके इसको स्ट्रांग बना लें। पीवाईक्यूज को ट्राई करें और इसको धुआंधार कर लें, और ऐसा 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 अपना ब्रेन भर लें इन कंसेप्टों से, ऐसा अपना ब्रेन भर लें और मस्ती से सेलेक्ट हो जाए, जाए अपनी जिंदगी में ऐश करें, है ना। जाए अपने पंख खोलें और उड़ जाएं, ये बात है ना? तो खूब मेहनत करें, खूब दिल लगाकर काम करें, अपनी मंजिल को पाएं, और फिर कबहू कबहू हमें याद करें। ठीक है जी। चलिए, थैंक यू वेरी मच। उम्मीद कर रहा हूं कि सब मेरे प्यारे प्यारे बच्चे, मेरे क्यूटी पाइस एक बात समझ गए होंगे कि जीवन में बिन मेहनत के कुछ नहीं है दादा, मेहनत बहुत करनी पड़ती है, और अब तुम्हारा समय आ गया है मेहनत का। तो जिन जिन बच्चों को ये बात समझ में आएगी वो दिन रात मेहनत कर रहे होंगे, और जो दिन रात मेहनत करेगा वो 100% सेलेक्ट होगा रैंक के साथ, 100% पक्का। ठीक है जी। तो उम्मीद करूंगा कि आपका सुनहरा भविष्य आप अपने हाथों से, अपनी मेहनत से लिखेंगे और इसी प्रकार से आगे बढ़ते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। मेरा नाम मनीष शर्मा है, और बहुत बहुत आभारी हूँ आपने इस लेक्चर देखा, समझा, मेरी बातों को सुना। अगले एपिसोड में बहुत जल्दी मिलेंगे आपसे, और अगला धमाकेदार टॉपिक को इसी तरीके से माइंड मैप के थ्रू निपटाएंगे। ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि जो बच्चे इसका फायदा उठाना चाहते हैं वो फायदा उठा रहे हैं। ये आप ऐसा समझ लीजिए कि ये एक विनिंग स्ट्रेटेजी जैसी चीज है ना। इसको सही तरीके से इस्तेमाल किया तो कहीं से कहीं जा सकते हैं, है ना। कुछ टॉपिक होते हैं जो नहीं आ रहे समझ, अब क्या करें, नहीं समझ में आ रहे, तो फटाफट हमने 2 घंटे का एक छोटा सा कैप्सूल देख लिया, उससे पूरा ओवरव्यू मिल गया, अब सारी कहानी समझ में आ गई, अब केवल सवाल लगाने। चलो जी, थैंक यू वेरी मच, बाय 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 बाय। अगले एपिसोड में मिलते हैं, टाटा बाय।